यो, कैसे हैं सब लोग? जल्दी से बताएं एक बार चेक करके, क्या मैं लाइव आ चुका हूं? क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? ऑडियो वीडियो इज इट क्लियर टू यू? जल्दी से चेक करके मुझे कंफर्म करें सभी लोग। आई गेस आई एम लाइव नाउ। यस, सो मेनी पीपल आर वेटिंग। यस 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 यस, वी आर परफेक्ट। एक बार ऑडियो चेक कर लेते हैं। आ रहे हैं ऑडियो वीडियो इज इट? यस यस, एवरीथिंग इज परफेक्ट आई सी। यस यस यस। तो वेरी 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 गुड इवनिंग, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार था। काफी दिन से हम आप लोगों को बता रहे थे कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 1 और ये बात बिल्कुल सही है दोस्त कि कुछ ऐसी सिचुएशंस बनी जिसकी वजह से हम कुछ दिन लेट हुए हैं बैच को शुरू करने में। लेकिन चिंता बिल्कुल मत करना यार, ठीक है? एकदम बेस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा। आपको बस हमारे साथ बने रहना है और सब कुछ बढ़िया होगा। तो फाइनली देखो यहाँ तक हम पहुंच गए ना, क्योंकि कुछ दिनों पहले तो इसकी भी सर्टेनिटी नहीं थी, कहाँ पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, आप लोगों का क्या होगा। लेकिन धीरे 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 सब कुछ इंप्रूव होता जा रहा है, एवरीथिंग इज गेटिंग सॉर्टेड। और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं और आप मिलकर मिशन 80+ इन कॉस्टिंग जरूर अचीव करेंगे। तो वेलकम यू ऑल टू अल्टीमेट सीए यूट्यूब चैनल। दिस इज सीए इंटरमीडिएट मे 2024 न्यू सिलेबस का पहला बैच, द विश्वास बैच। तो आप लोगों ने हम पर विश्वास किया एंड मैं आपको बता रहा हूं कि ये विश्वास का आपको पूरा वर्थ मिलेगा, चिंता मत करना। तो कॉस्टिंग का ये है पहला लेक्चर और मेरा नाम है प्रणव। तो एक बार मैं देख लेता हूं सब कुछ ओके, रिपोर्ट चल रहा है भाई? हाँ जी। अभी हम लोग सिर्फ टॉपिक की बात करेंगे, सिर्फ क्लासेस की बात करेंगे और अब हमारा मिशन है मे 24 इंटरमीडिएट। जो हुआ, जो सारी चीजें हुई जिसकी वजह से नेगेटिविटी आई थी या जिसकी वजह से हम थोड़े समय के लिए भटक गए थे, उन सब बातों को भूल जाना है, ठीक है? कमेंट्स में भी अगर कोई ऐसे कमेंट्स कर रहा है भाई, कोई बात नहीं, करने दो यार, ठीक है? हमें हमारा फोकस पता होना चाहिए। मुझे मेरा फोकस पता है, तुम में से किसको खुद का फोकस पता है? जल्दी कंफर्म करके बताओ यस सर। अब हम पूरे तन मन धन के साथ लग गए हैं इस सीए इंटरमीडिएट मे 2024 की तैयारी में। यस एवरीवन, बिल्कुल दिल से लग गए हैं। तो शुरू करूं इंट्रोडक्शन के साथ? चलिए शुरू करते हैं सर। So my name is CA Pranav Popat. I am first time chartered accountant with 6+ years of experience after CA, educator by passion by choice. दिल से रे, दिल से रे, दिल से रे। तो फाउंडेशन लेवल में मैं आपको पढ़ाता हूँ मैथ्स एलआर स्टेट्स, जो कि न्यू सिलेबस में हो जाएगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। और इंटरमीडिएट लेवल में मैं आपको पढ़ाता हूँ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, विच इज पेपर नंबर 4 ऑफ सीए इंटरमीडिएट। यस, वेरी गुड वेरी गुड। गुड इवनिंग सभी लोग आते जाइए। सो दिस इज विश्वास बैच कॉस्टिंग लेक्चर नंबर 1। मैं आप सभी को बता दूं, हमारी बैच यहां से शुरू हो रही है एंड दिस इज नॉट जस्ट अ यूट्यूब वीडियो, दिस इज एक्चुअली द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द बैच। और जो हम ऐप में जब शिफ्ट करेंगे 11th डे से, मतलब 11th ऑफ सितंबर से, आफ्टर फर्स्ट 10 लेक्चर्स, तो यहीं से कंटिन्यूएशन आएगा। मतलब ऐसा नहीं वो फिर से चालू होगा, इट इज नथिंग लाइक दैट, ठीक है? तो बिल्कुल रियल बैच है। जो लोग पेड है वो भी यहीं देख रहे हैं अभी, और जो लोग अभी क्वालिटी चेक करना है वो भी यहीं देख रहे हैं, ठीक है जी? चलिए, तो पहले 10 लेक्चर्स, पहले 10 दिन पूरे के पूरे फ्री हैं यूट्यूब में, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, ठीक है जी? चलिए लेट्स बिगिन। तो आज का एजेंडा है सर इंट्रोडक्शन टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा और कॉस्टिंग का बेसिक्स आज ही शुरू कर दूंगा मैं, चिंता मत करना बिल्कुल भी, ठीक है? चलिए, तो इंट्रोडक्शन टू द सब्जेक्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पेपर 4 एंड बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग मैथ शुरू कर दूंगा। ये आपकी विश्वास बैच है। विश्वास बैच की पूरी डिटेल्स आपको इस इमेज में दिख रही है। मैं अभी आपका और मेरा भी समय इसमें जाया नहीं करूंगा पूरा बताने में, क्योंकि हम सेपरेट वीडियो बनाकर आपको पूरी डिटेल्स बैच की बता चुके हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई भी इंक्वायरी हो, फिर भी कोई भी डाउट हो अगर आपको, तो भाई साहब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म की लिंक है, उसमें सिर्फ अपना नाम नंबर भर देना, आपको एक कॉल बैक आ जाएगा। सर हम खुद कॉल करना चाहते हैं, मैंने यहाँ पर कॉलिंग नंबर्स डाले हुए हैं, आप डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है जी? बाय एनी मोड यू कैन गेट योर क्वेरी सॉल्व्ड। सो टाइम टेबल आपके सामने बता देता हूँ। इन द मॉर्निंग 9 AM to 11:30 AM तेजस सर ने आज अकाउंट्स पढ़ाया। आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। एंड देन वी हैव द क्लास ऑफ लॉ। सो 11:45 to 1:45 लॉ पढ़ाएंगे दीपिका मैडम एंड इंद्रेश सर साइमल्टेनियसली, सेम टाइम पे दोनों क्लासेस होती हैं। देन टैक्सेशन आता है 2:45 PM आफ्टर द लंच ब्रेक। 2:45 से 5:15 तक टैक्सेशन होगा, जो विवेक गाबा सर पढ़ाएंगे। एंड मैं और मोनीश सर
इसी टाइम पर आएंगे 5:30 to 7:30, जिसमें मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे आऊंगा मैं 2 घंटे के लिए, और ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे आएंगे एमवी सर आपके लिए। कौन सा सब्जेक्ट लेके? एफएमएसएम। ठीक है जी, 1 सितंबर से हमने ये शुरुआत कर दी है। तो सुनिएगा मेरी बात को बहुत ध्यान से। वैसे तो जो भी बच्चे बैच में एनरोल करेंगे उनको हार्ड कॉपी नोट्स मिलेंगे, लेकिन इतनी जल्दी में तो सब कुछ अभी हो नहीं पाएगा, और हमको हमारी पढ़ाई तो डिस्टर्ब करनी नहीं और शुरुआत करनी है। तो जो भी मेरी हार्ड कॉपी है एक्चुअली, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है बेसिक्स का, उसके नोट्स मैंने ऑलरेडी डाल दिए हैं, जिसका पीडीएफ सबके लिए फ्रीली अवेलेबल है। तो आप लोग एक बार लाइव चैट में जाके चेक करके मुझे बताओ भाई, क्या आप लोग उस नोट्स को एक्सेस कर पा रहे हो और कैसे लग रहे हैं आपको वो नोट्स। एक बार जल्दी से चेक करना, क्योंकि उसी का आज हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है जी। जो बच्चे इस वीडियो को रिकॉर्डेड देखेंगे उनको बता दूं भाई कि कमेंट बॉक्स के अंदर भी, सॉरी, आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी हमने वो लिंक डाल दिया, सो दैट लाइव चैट अगर बाद में चला भी जाता है ना, तो आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। नो वरी एट ऑल। ठीक है जी। चलिए, तो मैं हूं तैयार, उम्मीद करता हूं आप लोग भी हैं तैयार। आर यू गाइज रेडी? जल्दी से एक बार बताइए मुझे लाइव चैट के अंदर, इफ यू गाइज आर रेडी विद द विक्ट्री साइन। यस, सो वी आर रेडी विद फुल हाई जोश और बिल्कुल तैयार हैं। ऑडियो वीडियो सब सही आ रहा है सर। नई जर्नी शुरू करने जा रहे हैं, मैं भी और आप भी। और जब भी मैं कोई नई जर्नी शुरू करता हूं तो एक चीज कभी मत भूलना, अगर आज तुम यहां हो ना, तो सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है तुम्हारे पेरेंट्स को। मैं तो मेरे इंस्पिरेशन मेरे पेरेंट्स को मानता हूं, तो बिना उनकी ब्लेसिंग लिए मैं आगे बिल्कुल नहीं बढ़ूंगा। सो थैंक यू सो मच पेरेंट्स, जिनकी वजह से मैं यहाँ पर आज हूँ, जिनकी वजह से मैं इतना काबिल बना कि मैं आप तक नॉलेज को डिलीवर कर सकूं। ठीक है जी। एंड यू गाइज आर ऑल्सो प्रिविलेज्ड कि आपको आपके पेरेंट्स ने इतना पढ़ाया कि आप इतना प्रेस्टिजियस कोर्स शुरू करने के लिए, और उसमें भी अब इंटरमीडिएट लेवल पर आ चुके हो, तो यू शुड बी वेरी थैंकफुल टू योर पेरेंट्स, राइट? यस सर, बिल्कुल। एंड some of the things are not in our control, which is given by the nature. So the skill, जहां पर देखो यार, तुम भी बुक से पढ़ते हो, मैं भी बुक से ही पढ़ता हूँ, लेकिन बुक से पढ़ के समझ के उसको ऐसे तरीके से आपको बताना है कि वही सेम चीज आपको ज्यादा जल्दी समझ में आए। यही टीचर का मेन काम है। और ये मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बोलूंगा कि ये मेरी स्किल है या फिर ये मुझे ही आता है, ये मुझे गॉड गिफ्ट मिला है, इसीलिए मैं काम कर पा रहा हूँ। सो आई एम जस्ट अ मीडियम टू डिलीवर टू यू, राइट? एंड रियली बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, आई कैन नॉट, इट इज वेरी लेस टू से दैट आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। तो भारत माता की जय। चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। सबसे पहले मैं आप लोगों को ना टाइमलाइन बता देता हूँ दोस्त। आज है 1 सितंबर, 1 सितंबर। आज हम रेगुलर बैच शुरू कर रहे हैं MWF, और ये बैच मैं आप सभी को बता दूं चलने वाली है 31 जनवरी तक। सर इतना बड़ा बैच, बाप रे! सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 5 महीने, फिर दूसरे सब्जेक्ट कब पढ़ेंगे? अरे आपने प्लानिंग नहीं देखी क्या बैच की? प्लानिंग जरूर देख लेना भाई। हम आपको 5 महीने में 5 सब्जेक्ट करवाएंगे, और फेब में सिर्फ आपको एक सब्जेक्ट करना पड़ेगा, ऑडिट। तो 31 जनवरी तक आपका मेजोरिटी बोथ ग्रुप हो चुका होगा। उसके बाद फुल ऑन रिवीजन करना है हमको। तो भाई अगर हफ्ते में 3 दिन क्लास हो रही है तो सेशन थोड़े लंबे जाएंगे, ड्यूरेशन थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन दिस इज द वेरी इफेक्टिव स्ट्रेटजी इफ यू आर टारगेटिंग बोथ ग्रुप। अच्छा जी, 31 जनवरी के बाद जब 1 फेब से लेकर 29 फेब तक आप खाली रहोगे, तो आप रिवीजन शुरू कर सकते हो। सिर्फ एक ही क्लासरूम में आपको अटेंड करनी है। तो मैं आपको बता दूं, रेगुलर बैच में मेरा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि आपको पूरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दे दूं। ICI का स्टडी मटेरियल पूरा पी डालेंगे भाई हम लोग, और सिलेक्टेड PYQs एंड RTP जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है वो हम करेंगे। हर एक चैप्टर के बाद हम करेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट, और अब तो कॉस्टिंग के अंदर आ चुका है MCQ। यस, तो क्योंकि कॉस्टिंग में MCQ आ चुका है तो MCQs भी करना है हम लोगों को। अब आपको लग रहा होगा कि सर मतलब आप 31 जनवरी तक हमको सपोर्ट दोगे? द आंसर इज नो सर। व्हाई? क्योंकि सपोर्ट होता है टिल द डे ऑफ एग्जाम। जब तक हम आपको सेंटर तक पहुंचा नहीं देते ना भाई, सपोर्ट तो तब तक बरकरार रहेगा। आई होप आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, या फाउंडेशन में भी आपने चीज एक्सपीरियंस करी होगी, कि अगर हम बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो जब तक आपको हम सेंटर तक ना पहुंचाते तब तक फुल ऑन सपोर्ट करते हैं बाय वे ऑफ दिस वर्चुअल मोड। तो डेडिकेटेड रिवीजन एंड मॉक पेपर्स आपको करने हैं। रिवीजन आपको बिल्कुल सेल्फ करना चाहिए, लेकिन कई बार बच्चों को प्रॉब्लम होती है सेल्फ रिवीजन करने में, तो वहां आपके सपोर्ट के लिए हम रिविजनरी सीरीज भी लाएंगे, जिसकी मदद से आप जल्दी रिवाइज कर सको। एग्जाम जब कुछ दिन बाकी होंगे तो मैराथन सीरीज भी लाएंगे, और जब एग्जाम के 1.5 डेज बाकी होंगे तब तो आपको एक बेस्ट इफेक्टिव सपोर्ट मिलना है, जो आई थिंक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट प्रूव हो सकता है। बिकॉज लास्ट 1.5 डेज अगर अच्छे से मैनेज हो जाते हैं ना, मोराल भी बहुत हाई होता है, और सब कुछ रैप अप अगर अच्छे से हो जाता है तो बेस्ट आउटपुट हम लोग देकर आते हैं पेपर में। ठीक है जी। तो अब से लेके
मई महीने तक अब आपकी जवाबदारी है हमारी। करेक्ट है भाई, करेक्ट है। बहुत सारे अटेम्प्ट हो चुके हैं। आपने देखा होगा भारत में एग्जाम से एक दिन पहले जो मैराथन रिवीजन होता है उसमें सबसे बड़ा नंबर हमारी क्लास में बैठा हुआ था। इन द प्रीवियस अटेम्प्ट 1400 पीपल वर लाइव एंड सो मेनी हैव लाइक वॉच्ड इट लेटर। तो करीब भाई 3000 के ऊपर तो लाइक्स थे एंड द वीडियो वाज अराउंड 40-50 के व्यूज इन जस्ट 1.5 डेज। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई सिर्फ नंबर ही सब कुछ होता है, लेकिन नंबर ऐसे ही नहीं आता है। इट्स ऑल अबाउट द वर्ड ऑफ माउथ, जहां पर एक स्टूडेंट को जब कोई चीज अच्छी लगती है तो वो दूसरे को बताता है, ऐसे ही लोगों को पता चलता है। ठीक है जी, आई होप यू आर गेटिंग इट मैं क्या कह रहा हूँ। अपना शुरू करने से पहले यार मैंने मेरे बारे में बहुत बता दिया, मैं क्या पढ़ाता हूँ ये भी बता दिया, मैंने मेरा जो है इंट्रोडक्शन जो आप लोगों को रटा हुआ, जो बच्चे हमसे फाउंडेशन में पढ़े हैं वो भी बता दिया है, दिल से रे भी कर दिया है। अब बारी आपकी भाई। तो मैं जानना चाहता हूँ आपका फुल नेम क्या है, आपका सिटी स्टेट क्या है, फाउंडेशन में क्या मार्क्स थे, अगर डायरेक्ट एंट्री से है तो डायरेक्ट एंट्री लिख दो, एक अपनी हॉबी बता दो और ये पूरा एक इस फॉर्मेट में लिखो इन द लाइव चैट। तो जैसे मैंने लिखा ना प्रणव पोपट, मैं हूँ डिंडोरी एमपी से, मेरे 332 मार्क्स आए फाउंडेशन में और सिंगिंग और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मुझे प्ले करना पसंद है। मैं भी तो जानूं भाई कि हमारे साथ जो बच्चे जुड़े हैं भारत के किस किस कोने से जुड़े हैं और उनको क्या क्या शौक हैं और फाउंडेशन में भाई क्या धमाल मचा के आए हैं। लेट्स सी भाई, कमेंट जरूर करो, मैं वेट कर रहा हूँ तुम लोगों के कमेंट्स का। तो एक बार नाम भी पढ़ लेता हूँ, मुस्कान है, साहिल है, मंजीत है, निखिल है, सत्यम है। यस, कोई बात नहीं सत्यम, वो सब चीजें सॉर्ट आउट हो गई। अब आप ऐसा नहीं बोल सकते, कुछ ऐसी परिस्थिति आती हैं जो सबके कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन उसमें भी जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन होता है वो हमने फाइंड आउट कर लिया है आप लोगों के लिए, राइट। तो देखो भाई, जैसे ओम तिवारी ने प्रॉपर लिखा हुआ है, ओम तिवारी फ्रॉम दिल्ली एंड 213 मार्क्स लिसनिंग म्यूजिक। अभिनव आनंद फ्रॉम बिहार 246 क्रिकेट, क्या बात है। तो फन अड्डा जी थैंक यू सो मच। सचिन जी, सतीश कुमार चेन्नई, वाह क्या बात है। 288 एक्सरसाइज एंड रीडिंग बुक्स, 230 साक्षी, क्या बात है। नमन दिसंबर, नमन जी आप चिंता मत करो भाई, दिसंबर वालों की भी रिविजन आएंगे, नवंबर 23 इंटरमीडिएट वालों की भी रिविजन आएंगे, कोई भी सपोर्ट खत्म नहीं होने वाला है। पर अभी अगर आप मई 24 सी इंटरमीडिएट के बच्चे नहीं है ना आप में से कोई, तो आप लोग थोड़ा रुक जाइए, आपके लिए सेपरेट वीडियोस बनेंगे। अभी मई 24 वालों को अच्छे से पढ़ने दीजिए, ठीक है जी। चलो दीपक, मधु, नीलम, क्या बात है भाई, क्या बात है। तो भारत के विभिन्न विभिन्न कोनों से, दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पश्चिम भारत, पूर्व भारत, सभी जगह से लोग जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है देख के। देखो कोयम्बतूर से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं एंड गुवाहाटी असम, नॉर्थ ईस्ट भी कवर हो गया है, मैसूर कर्नाटक, साउथ इज ऑल्सो कवर्ड। बहुत बढ़िया है। दादरा एंड नगर हवेली, क्या बात है यार, यूनियन टेरिटरीज भी जुड़ी हुई है। तो बस मैं आप लोगों को एक जो है फील देना चाहता था एंड यू गाइस ऑल शुड फील दैट दिस इज द नेशनल लेवल क्लास ब्रो, राइट। तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया से लोग जुड़े हुए हैं और हम पे भरोसा किया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। सब्जेक्ट के बारे में अब मैं आपसे बात करूंगा और बहुत ही जल्दी इस डिस्कशन को क्विकली बताने के बाद मैं टॉपिक चालू करने वाला हूं, लेकिन मैं जो अभी बता रहा हूं वो सुनना बहुत जरूरी है। तो क्या आप लोग फुल्ली अटेंटिव हो? प्लीज एक बार, ओ भाई यहाँ पर विवेक सर करते हैं ना, ओ भाई तुमसे बोल रहा हूँ, सुनो 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 इधर। मजा आया होगा विवेक सर से पढ़ के आज, राइट। चलो ये तो मैंने भी उनसे सीखा, ये बढ़िया तरीका है अटेंशन ग्रैब करने का। ओ भाई भाई तुमसे कह रहा हूँ, सुनो सुनो यहाँ सुनो। अब मैं तुमसे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट के कुछ फीचर्स के बारे में बात करने वाला हूं, ध्यान से सुनना। क्या है वो फीचर्स? सबसे पहली बात तो सर दिस इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट और बिल्कुल रियल लाइफ से कनेक्टेड है। आज इतने सारे रियल लाइफ के एग्जांपल्स लूंगा आज और आने वाले दिनों में कि बस दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, परम आनंद की प्राप्ति हो जाएगी तुमको। यस, 100 मार्क्स का पेपर है सर, पूरा पूरा 100 नंबर का। पहले 100% डिस्क्रिप्टिव हुआ करता था, सब्जेक्टिव हुआ करता था, लेकिन अब 70% सब्जेक्टिव है और 30% एमसीक्यू हो गया है। अब 30% एमसीक्यू हुआ है तो दिस विल बी द फर्स्ट अटेम्प्ट। तो एमसीक्यू का एग्जैक्टली पैटर्न कहाँ से कैसे आएगा, तो अभी तो जो भी स्टडी मटेरियल में एमसीक्यूज हमारे पास अवेलेबल हैं वो हम पूरी तरीके से करेंगे, बट इवेंचुअली धीरे धीरे हम लोगों को और क्लैरिटी आएगी कि भाई एमसीक्यूज कैसे कैसे बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें तो हमारा कॉन्सेप्चुअल फोकस रखना है, तो एमसीक्यू भी बन जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब अगर रही बात की क्वेश्चंस कैसे आते हैं पेपर में, तो सर बिल्कुल बेशक न्यूमेरिकल्स तो जान है भाई कॉस्टिंग की, तो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आते हैं 10-10 नंबर के, 6 नंबर के, 5 नंबर के, बहुत बड़े नहीं आते, लाइक 20 नंबर 25 नंबर। अभी तक तो ओल्ड जो एग्जिस्टिंग स्कीम थी उसमें नहीं आते थे, न्यू स्कीम में कुछ कह नहीं सकते। थ्योरी, थ्योरी थोड़ी बहुत आती है। अब मुझे लगता है कि एमसीक्यू के आने के बाद आई एम नॉट श्योर कि भाई थ्योरी का वेटेज शायद कम हो जाए
या फिर थ्योरी को ही एमसीक्यू में पूछ लिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। वो तो जब पहला मॉक टेस्ट पेपर आएगा तब पैटर्न सबको पता चलेगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज सर, वर्किंग नोट्स। यहाँ पर आपको आंसर लाना नहीं है। जैसे मैथ्स में हम जब पढ़ते थे तो आंसर आ गया, बात खत्म, कैसे आया, जहां से भी आया, ट्रिक से आया, लिख के आया, तुक्के से आया, अगर सही है तो सही नंबर मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं चलता भाई। अब तुम सब्जेक्टिव सब्जेक्ट में आ चुके हो, जहां पर अगर तुम्हारा आंसर आ रहा है तो यू ऑल्सो नीड टू गिव द वे हाउ यू रीच देयर। तो वर्किंग नोट्स आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ सॉल्यूशंस, और उसके भी नंबर मिलते हैं। स्टेप मार्किंग भी सब्जेक्ट में अडॉप्ट होती है। अच्छा, फॉर्मेट थोड़े रिजिड है। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल भी नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। मैंने नोट लिखा हुआ है। जैसे जब आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते हो, मेन अकाउंटिंग, उसमें बहुत सारी जगह पर कुछ चीजों को लेकर नियम कानून है कि भाई ऐसा ही फॉर्मेट बनेगा, ऐसा ही शेड्यूल बनेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, कॉस्टिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉस्टिंग में ना हर चीज के पीछे एक रिक्वायरमेंट है जो हमको सॉर्ट आउट करनी है। एक प्रॉब्लम दिया, सॉल्यूशन चाहिए। अब तरीके कुछ भी हो सकते हैं, फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है। एक हो सकता है मैं जो टेबल बना रहा हूं, मैंने कॉलम 1 और कॉलम 2 में जो चीज ली है, तुमने रो 1 और रो 2 में वो चीज ली है। तो भाई हम सबको पहुंचना है एक जगह पर, मंजिल सेम है, लेकिन तरीके अलग अलग हो सकते हैं। कॉस्टिंग में अच्छी चीज है, दैट इज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉस्टिंग। बट एट द सेम टाइम, क्योंकि फॉर्मेट रिजिड नहीं है ना, तो कई बच्चों को ऐसा लगता है अरे सर हमको तो समझ ही नहीं आता कहां से शुरू करें। तो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, जो हम ऑब्वियसली करेंगे, डाउट ही नहीं उसके ऊपर। ठीक है जी, चलिए परफेक्ट। ये था पेपर का पुराना पैटर्न। पुराना पैटर्न वैसा ही था जैसा आपने अकाउंट्स देख के आए हो फाउंडेशन में, कि क्वेश्चन नंबर 1 20 नंबर का कंपलसरी है, क्वेश्चन 2 3 4 5 6 में से आपको कोई 4 क्वेश्चन करने हैं ऑप्शनल, और उसमें से भी छठवां क्वेश्चन थ्योरी वाला होता है। इस तरीके से पहले ओल्ड पैटर्न हुआ करता था, लेकिन ये तब होता था जब देयर वाज नो एमसीक्यू। अब क्योंकि कॉस्टिंग में एमसीक्यू आ गया, तो ये पैटर्न बदलेगा। तो मैं अभी आपको कुछ कमिटमेंट नहीं दे सकता कि पैटर्न क्या आएगा, इसलिए मैंने अभी आपको जो है प्रीवियस पैटर्न बता दिया। नया पैटर्न जब भी रिलीज होता है, जहां से भी हमको आइडिया लगता है भाई, आपके सामने जरूर प्रस्तुत करेंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने बोला अभी मैं तुमको एक पैटर्न बता दूं, तुम्हें एक आइडिया लगे कि देखो कैसे पहले वाले क्वेश्चन में 5-5 नंबर के 4 न्यूमेरिकल है, बाकियों के क्वेश्चंस में 10-10 नंबर के 2-2 न्यूमेरिकल्स हैं, और आखिरी में थ्योरी के 5-5 नंबर के क्वेश्चंस हैं। तो मोर और लेस जो तुम्हारा न्यूमेरिकल का पोर्शन है ना, वो इसी तरीके से रहेगा, 10 नंबर का, 5 का, या 6 और 4 का, इस तरीके से होता है भाई। ठीक है जी, परफेक्ट है, नो प्रॉब्लम सर। अब मैं बात कर देता हूं कि भाई तुम मुझसे क्यों पढ़ना चाहते हो, या फिर सर उल्टा सवाल करते हैं, सर हम आपसे क्यों पढ़ें। तो चलो भाई मैं बता देता हूँ मेरे बारे में कि मेरा अप्रोच क्या है। अगर तुमको सेट होता है, तुम्हारी वेवलेंथ मैच करती है, तुम्हारी ट्यूनिंग जमती है, तो तुम बिल्कुल पढ़ोगे पूरा का पूरा, है ना, कोई दिक्कत की बात तो है ही नहीं। और बाकी रिजल्ट और जो भाई चीजें हैं वो तो ऑलरेडी प्रूवन है, उसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत है नहीं। तो सबसे पहली बात मैं कर देता हूँ दोस्त, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के बारे में। यस सर, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, दिस इज द प्राइम फोकस ऑफ अवर रेगुलर बैच। हो सकता है दोस्त मैं किसी चैप्टर में एक आध क्वेश्चन ना कर पाऊँ, टाइम की लिमिटेशन को रखते हुए, लेकिन एक बात की गारंटी देता हूँ, जब तक कॉन्सेप्ट घुसेगा नहीं ना, ये बंदा आगे बढ़ेगा नहीं, गारंटी है। ठीक है। दूसरा आता है सर स्टडी मटेरियल क्वेश्चन, दैट बिकम्स द प्रायोरिटी। कई बच्चे बोलते हैं सर स्टडी मटेरियल क्या मतलब, सर एज इट इज तो उठ के आते नहीं है क्वेश्चन। दैट इज द बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट यार। अगर तुम्हें पास होना है तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस किए हुए होने चाहिए। फिर अगर तुम्हें अच्छे नंबर लाना है तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की बात करेंगे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट फीचर जो आपको मेरी क्लास में मिलेगा वो मैं बता देता हूँ। दैट इंपॉर्टेंट फीचर इज द डीपीक्यूज। सर ये डीपीक्यू क्या होता है? डीपीक्यू का फुल फॉर्म है डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन। आज फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई कॉन्सेप्ट समझाया और उसका एक क्वेश्चन करवाया, तो उसके जैसा एक सिमिलर क्वेश्चन, इट कैन बी फ्रॉम एनी ऑफ द सोर्स, हो सकता है स्टडी मेट का कोई दूसरा क्वेश्चन हो सिमिलर, हो सकता है फ्रॉम पास्ट एग्जाम हो सकता है फ्रॉम आरटीपीओ, हो सकता है फ्रॉम एमटीपीओ, वो मैं आपको दिया करूंगा। तो ये डीपीक्यू आप लोगों को बहुत सिंसियरली करना है, इसका रीजन बताता हूँ। जब आप क्लास में मेरे साथ क्वेश्चंस करोगे ना, आपको बड़ा मजा आएगा, आपको एकदम दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। लेकिन ना जब खुद करोगे तो थोड़े से पेन पॉइंट्स पता चलेंगे, और जब वो पेन पॉइंट्स पता चलेंगे ना, तभी तुम्हारा माइंड धीरे धीरे उस चीज पर डेवलपमेंट करेगा, है ना। वरना तो क्या, अरे बहुत मजा आ गया, बहुत मजा आ गया, आगे बढ़ गए नहीं। तो थोड़ा सा सेल्फ प्रैक्टिस लगेगा। मैं बस आपको ये बोलूंगा कि बहुत ज्यादा हैवी होमवर्क नहीं दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी शेड्यूल बड़ा टाइट है। पर पहले के बैचेस में भी मैं ऐसा ही करता था, 1 क्वेश्चन इन अ डे। ठीक है। हो सकता है किसी दिन, जैसे आज हम लोग बेसिक्स पढ़ रहे हैं भाई, बेसिक में तो न्यूमेरिकल होता ही नहीं, आज की तो बात ही अलग रहेगी, तो उसमें मैं कोई होमवर्क नहीं दूंगा तुमको। लेकिन ये मैं एक रेगुलर बेसिस पे बोल रहा हूँ, जब हम मटेरियल कॉस्टिंग चालू कर देंगे, जब हम प्रैक्टिकल चैप्टर्स चालू कर देंगे, तब की बात कर रहा हूँ, तब ये रूटीन हमारा बनेगा डीपीक्यू वाला। तो डीपीक्यू आप लोगों को बहुत सिंसियरली सॉल्व करके आना है। और इस बार तो डीपीक्यू के क्वेश्चंस भी भाई हम आपकी बुक में ही इंक्लूड रहेंगे, तो आपको यहाँ वहाँ रेफर भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है।
फिर आता है सर पीवाईक्यू आरटीपी क्वेश्चंस। कई बच्चे ना बहुत इनिशियल लेवल से ही पीवाईक्यू आरटीपी को एज अ लोड लेने लगते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, जब तक आपको सब्जेक्ट की क्लैरिटी और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना, जबरदस्ती पीवाईक्यू आरटीपी का लोड लेने का मतलब नहीं है। पीवाईक्यू आरटीपी करना है, द आंसर इज यस। क्या इमीडिएटली करना होता है? द आंसर इज नो। पीवाईक्यू और आरटीपी में से कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो मुझे लगते हैं कि मुझे रेगुलर बैच के साथ करने हैं, तो वो हम करते हैं, ठीक है। फिर रही बात एक्स्ट्रा पीवाईक्यू आरटीपीस की, तो उसको लेके हम डिफरेंट सीरीज लेकर आते हैं रिविजनरी पीरियड में हमारे, जहां पर मैं बच्चों को वो भी करवा देता हूँ। उसकी चिंता बिल्कुल नहीं है, मतलब इट इज द पार्ट ऑफ द बैच, लेकिन ये मैं डिसाइड करूंगा कि किसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, बिकॉज आई एम द राइट पर्सन, आई नो राइट कि स्टूडेंट्स के माइंड में कब कितना कैप्चर हो सकता है। एक और इंपॉर्टेंट फीचर सर, जो हम हमारे सारे प्रीवियस बैचेस में बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो किए हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट। अब चैप्टर वाइज टेस्ट मैं जनरली दो तरीके से लेता हूँ। एक पेपर बना देता हूँ और बच्चों को टाइम बता देता हूँ और लिंक बता देता हूँ, यहाँ डालूंगा, बच्चा उसको रिवाइज करता है, मतलब एडवांस में इन्फॉर्म करता हूँ कि पेपर होगा, टेस्ट होगा। जनरली उसको संडे को रखते हैं। और सॉल्यूशंस दो तरीके से प्रोवाइड करता हूँ। कभी कभी अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ या संडे को मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो लेट ना हो आपको, तो सॉल्यूशंस पीडीएफ में प्रोवाइड कर देता हूँ कि खुद आप ऑटो इवेल्युएट कर लो, या तो फिर कभी कभी यूट्यूब में लाइव आके सॉल्यूशन डिस्कस कर लेता हूँ। अल्टीमेटली इवेल्युएशन तो आपको खुद ही करना है, लेकिन हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ वीडियो, हो सकता है सिर्फ पीडीएफ मिल जाए, बट आपका डिले नहीं होना चाहिए, मेरा मेन पर्पस होता है। आपका ही 6 दिन हम क्लास ले रहे हैं, तो कभी कभी संडे को प्लान्स हो जाते हैं कहीं जाने के, इसलिए मैं भाई जबरदस्ती की एक्स्ट्रा कमिटमेंट नहीं कर रहा कि हर बार वीडियो सॉल्यूशन से ही। लेकिन एक बात श्योर है, टेस्ट होगा और बड़ा मजा आएगा तुमको टेस्ट में। और टेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। अगर टेस्ट बता दिया जाता है ना 1 हफ्ते पहले से या 4 दिन पहले से, तो बच्चे का एक माइंडसेट बन जाता है कि अब मुझे थोड़ा समय निकालना है और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, तो ऑटोमेटिक एक रिवीजन हो जाता है बिना मतलब प्रेशर के भी, या ऐसा बोल दो कि प्रेशर की वजह से हो जाता है एक ऑटोमेटिक रिवीजन, जो अदरवाइज नहीं हो पाता। और इस बार एडिशनल चीज जो आएगी सर, एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी करेंगे, जितने पॉसिबल एमसीक्यूज मैं सोच सकता हूँ वो भी बना के आपको दूंगा। फिर आती सर थ्योरी की बात। तो थ्योरी कॉस्टिंग में उतनी जरूरी नहीं है जितनी मैथ्स स्टैट्स एलआर में थी, लेकिन पढ़ना तो होता है। अब भाई जब तुम कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे तो थ्योरी ऑलरेडी तुमने पढ़ ली, ऐसा नहीं कि थ्योरी नहीं पढ़ते, थ्योरी तो पढ़ेंगे तभी तो कॉन्सेप्ट समझेंगे। लेकिन थ्योरी एज अ क्वेश्चन की बात कर रहा हूं कि पेपर में अगर थ्योरी के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, उसके लिए थ्योरी क्यूएनए होता है। और अब मैं आपको सीधी बात बता दूं भाई, थ्योरी क्यूएनए इज नॉट द पार्ट ऑफ अवर रेगुलर क्लास, क्योंकि भाई हमारा मेन फोकस होता है न्यूमेरिकल में और कॉन्सेप्ट्स में। तो थ्योरी के क्यूएनए के अलग से सीरीज आती है यूट्यूब में, जिसमें करीबन 8 से 10 लेक्चर्स के बीच में जितने भी पूरे सिलेबस के थ्योरी क्वेश्चंस हैं क्यूएनए फॉर्मेट में आपको पढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो ऐसा भी हम लोग करते हैं। तो ये पूरी प्लानिंग जो है पहले से डिसाइडेड है भाई, और हर कुछ कवरेज होगा और May 24 तक आप पूरी तरह तैयार हो जाओगे। फिर सेल्फ रिवीजन आपको करना होता है राइटिंग प्रैक्टिस के लिए। अब सेल्फ रिवीजन में तो वो तो सर सेल्फ करना है, फिर उसमें आप क्या कर दोगे, वहां पर मैं वन शॉट रिविजन बनाऊंगा, सो दैट अगर आप कहीं अटक रहे हो तो वन शॉट रिवीजन में गए, पर्टिकुलरली वो टॉपिक देखा, बंद किया, वापस से अपना सेल्फ चालू कर दिया। मतलब अगर तुम्हारी सेल्फ स्टडी में कहीं ब्रेक आ रहा है ना, तो उससे सपोर्ट ले सकते हो, डिपेंडेंट नहीं होना उसके ऊपर, पहले बता दे रहा हूं। अगला मॉक टेस्ट पेपर, अगर हमें अच्छे नंबर लाने, अगर हमें मिशन अकम्प्लिश करना है 80+ का, तो मॉक टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस नहीं करने, एक्चुअली 3 घंटे का मॉक पेपर देना है। तो मेरे हिसाब से कम 2 मॉक पेपर सभी बच्चों को देने चाहिए बिफोर द एग्जाम्स। और हम जिस हिसाब से बैच को प्लान किए हैं, आप सभी को वो समय मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। लेट्स कम टू इफेक्टिव यूज ऑफ 1.5 डेज। इसके बारे में मुझे कोई बोलने की जरूरत नहीं है, आप यूट्यूब में जाके मेरा नाम सर्च करके देख सकते हो। फुल सपोर्ट हमने पिछले कई अटेम्प्ट से बच्चों को दिया और बहुत उससे इफेक्टिव रिजल्ट्स भी निकल कर आए हैं, ठीक है सर। तो ये था हमारे पास स्टडी अप्रोच के बारे में। अब भाई ओ भाई तुमसे बात कर रहा हूं मैंने मेरी तो बता दी, मैंने सब्जेक्ट की तो बता दी, तुमसे भी कुछ एक्सपेक्ट करता हूं, क्योंकि ये ऐसा गोल है जो कॉमन गोल है। तो मैं अकेला मेहनत करूंगा तो काम नहीं चलेगा दोस्त, तुम्हें भी मेहनत करना पड़ेगा। कितने लोग मेहनत करने को रेडी हो, कितने लोग पहले से माइंडसेट बना चुके हो कि सर हमें एक बार में ही निकालना है, देयर इज नो ऑप्शन ऑफ सेकंड अटेम्प्ट, एक बार में ही निकालना है, एक बार पढ़ेंगे, शिद्दत से पढ़ेंगे, जी जान लगा देंगे, सर ये बार बार वाला चक्कर करना ही नहीं है ना। तो ये जो मैं एक्सपेक्टेशंस तुमसे रखता हूं, ये पूरी फुलफिल करनी पड़ेंगी तुमको। सबसे पहली चीज, यू नीड टू हैव 100% अटेंशन इन द क्लास, 100% अटेंशन चाहिए मुझे तुमसे क्लास में। दूसरी बात, कई बार ओवर एंथू हो जाते हैं बच्चे, उनको लगता है बहुत ज्यादा समझ में आ रहा है, बहुत ज्यादा समझ में आ रहा है। अरे मेरे भाई तू बिल्कुल डाउट पूछ भाई, तू सिली से सिली डाउट पूछ, मैं तो रिपीट करना तो मेरा फितरत है भाई।
मैं तो इनफैक्ट बदनाम भी हो गया यार, प्रणव सर बहुत स्लो पढ़ाते हैं यार, हम लोग इसीलिए रिकॉर्डेड देखते हैं, प्रणव सर की 2 घंटे की क्लास हम तो 1.5 घंटे में कर लेते हैं। ये वो बच्चे बोलते हैं जिनकी ग्रेस्पिंग तेज है, वो वाकई में मेरा क्लास रिकॉर्डेड देखते हैं एक दिन लेट, क्योंकि 2 घंटे का क्लास वो आगे बढ़ा के 1.5 घंटे में कर लेते हैं। बट रीजन क्या है? क्योंकि सबको साथ लेकर चलना है, तो आई विल रिपीट द थिंग्स। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इररिलेवेंट डाउट्स पूछे जा रहे हैं। जब तक मैं किसी चीज को कंप्लीट ना कर दूं मेरी तरफ से, और फिर मैं ना बोलूं कि हाँ बताओ बेटा अब तुम्हें समझ में आया कि नहीं, तब तक तुम डाउट मत पूछो ना। लेट मी कंप्लीट माई थिंग, ये तुमको पूरे अक्रॉस द बैच ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? चलो सर, अदरवाइज क्या होता है, सबका टाइम वेस्ट होता है। अगर हम लोग पूरी बात सुनते नहीं और जल्दी जल्दी बीच में पूछने लगते हैं ना, तो उससे पूरी डाउट का जो है पूरी बैच का डाउट पूरी बैच का जो है माहौल खराब होता है। अच्छा, स्टिकी नोट्स एक्सटेंसिवली टू रिमेंबर द स्टोरीज एंड एग्जाम्पल। अच्छा भाई, मैं एक बात बता दूं, मैं ऐसा व्यक्ति हूं यार, कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं कोई स्ट्रक्चर मैनर में पहले से डिसाइड करके नहीं आता कि यही एग्जाम्पल रहेगा, यही बंदा रहेगा उसमें, ये इसके साथ, ऐसा नहीं भाई। स्टोरीज और एग्जाम्पल्स इम्प्रॉम्प्टू रहते हैं। तो हमारी जो कॉन्सेप्ट बुक होगी क्लास की, या क्लास बुक जो मेरी होगी, जो मैं आपको हार्ड कॉपी में अवेलेबल कराऊंगा, उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स लिखे हैं, उसमें सारी समरीज बनी हुई है, सब कुछ है, क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनके आंसर्स हैं। लेकिन जो मैं स्टोरीज और एग्जाम्पल्स दूंगा वो आपके माइंड में बैठते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो हार्ड कॉपी की बुक आपको मिलेगी ना, प्लीज 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 सभी लोग उसमें स्टिकी नोट्स से एग्जाम्पल्स एक्सेट्रा लिखते जाना, क्योंकि ये हर बार चेंज होते रहते हैं भाई, हर बैच का अपना स्टाइल होता है, ठीक है ना? तो स्टिकी नोट्स अगर नहीं खरीदे तो प्लीज खरीद लेना, क्योंकि बाद में जब तुम रिवाइज करोगे ना, स्टिकी नोट्स में लिखी हुई चीज तुम्हें बहुत काम आनी है। हाईलाइटर भी ले लेना, बहुत फायदा होगा। दूसरा एक प्रॉमिस आप लोगों से चाहिए भाई, इस चीज को लेके थोड़े से आलसी हो जाते हैं बच्चे, और इंटरमीडिएट में अगर थोड़े से भी तुम आलसी हुए ना भाई, गड़बड़ हो जाएगा। मैंने बोथ ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट निकाला था, लेकिन आसान नहीं था भाई, बिल्कुल आसान नहीं था। मैंने पूरे 9 मंथ्स, तब तो ऑफलाइन क्लास होती थी और एक साथ बोथ ग्रुप ही चालू हुआ था वहां भी, पूरे 9 मंथ्स मैंने एक भी छुट्टी नहीं करी ऑफलाइन में, क्योंकि तब तो बैकअप भी नहीं मिलता था दोस्त, बैकअप भी नहीं मिलता था। और क्या होता है ना भाई, बैचेस का ऐसा होता है, एक बार मिस हुआ ना, फिर अगले दिन नहीं समझ में आता ना भाई, पूरा मोरल डाउन हो जाता है, सच बता रहा हूँ। तुमने तो हाफ सी ये देखी होगी, वहां पे तो उस चीज को फील करवाया है सीरीज में, तो बिल्कुल होता है भाई। तो मतलब देखो, मेडिकल रीजन इज डिफरेंट थिंग, बट मेडिकल रीजन भी क्यों भाई, अपने आप को हेल्दी भी तो रखना है। सुबह टाइम से उठो, टाइम से सो, थोड़ी सी एक्सरसाइज करो, थोड़ा वॉक करो, खाना पीना प्रॉपर खाओ, तो भाई मेडिकली भी एकदम परफेक्ट रहोगे, और परफेक्ट रहोगे तो अटेंडेंस भी परफेक्ट रहेगी। इनकेस फिर भी कोई इमरजेंसी आती है, तो ट्राई और बेस्ट की अगली क्लास से पहले उसका बैकलॉग खत्म कर लो, मतलब बैकलॉग को होने ही मत दो, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट? ठीक है सर। और डीपीक्यू जो मैंने तुमको बोला भाई, आप इसको ना लाइटली नहीं ले सकते, अगर आप इसको सीरियसली लोगे, मैं वाकई में बता रहा हूँ, बहुत जल्दी आपकी ग्रिप बनेगी, बहुत जल्दी ग्रिप बनेगी। अब आता है एक चेतावनी बोल दो, डिस्क्लेमर बोल दो, जो भी बोल दो भाई, कॉस्टिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है भाई, स्टार्टिंग में पेन देता है, बिल्कुल अपफ्रंट बोल रहा हूँ आपको, हर बैच के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा पेन देता है। लेकिन अगर आप मुझ पे, खुद पे और कॉन्सेप्ट पे ट्रस्ट रखते हो ना, धीरे 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 आपको प्यार हो जाएगा सब्जेक्ट से। और ये हर बैच में हुआ है भाई, हर बैच में हुआ है। सो प्लीज, आप बहुत ही जल्दी ना सब्जेक्ट को जज मत करना, वाकई में ये सब्जेक्ट आपकी स्ट्रेंथ बनने वाला है, तो बहुत जल्दी जज मत करना, थोड़ा सा समय देना। क्योंकि क्या होता है, न्यू टर्म्स आती हैं, फैमिलियरिटी नहीं होती, एकदम नया सब्जेक्ट है ना, पहली बार इंटर में आ रहा है। अकाउंट्स और लॉ तो आप पहले पढ़े हुए हो, ये कंप्लीटली न्यू है, इसलिए थोड़ा सा समय आपको देना पड़ेगा। और ये मैं हर बैच में बोलता हूँ। और मतलब 1 महीने या फिर 25 दिन बाद या 1.5 महीने बाद, डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट्स, आते हैं मैसेज, सर पहले 10 दिन में सर बहुत ऐसा लग रहा था कि कॉस्टिंग कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन सर अभी सर बिल्कुल चिल्टू लगता है सर, अभी बहुत मजा आता है सर, मोहब्बत हो गई। ऐसे मैसेज आते हैं, और तुम भी ऐसे मैसेज करोगे, मुझे पता है भाई, उसमें डाउट ही नहीं कोई। तो अगर आप मेरी इन एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतरते हो, तो मेरा वादा है तुमसे, आई विल मेक यू फॉल इन लव विद दिस सब्जेक्ट, रियली, आई एम गोइंग टू डू दैट फॉर यू, ठीक है? और ये भी बोल रहा हूँ कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा तुमको कि बहुत ज्यादा होमवर्क दूंगा, बहुत ज्यादा प्रेशर डाल दूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं भाई। जो डीपीक्यू बोल रहा हूँ ना, एक क्वेश्चन है दिन का, वो भी कभी कभी नहीं होता, उतना बस कर लेना, और क्लास में अटेंशन रखना, 2 चीजें अच्छे से फॉलो करोगे ना, प्यार हो जाएगा पक्का वाला, ठीक है? अब करते हैं सर हम लोग नोट्स और बुक्स, इनके बारे में बातें, क्योंकि उनको लेके भी बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों के दिमाग में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कॉस्टिंग की क्लास बुक आपको मिलने वाली है। सर कैसी रहेगी कॉस्टिंग की क्लास बुक, थोड़ा सा ग्लिम्स दिखाऊं आपको? इट विल बी लाइक दिस, जैसे ये बेसिक्स का है,
तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट्स लिखे होंगे, जहाँ पर अच्छा आप सभी ने मेरे साथ या फिर कहीं से भी सीए फाउंडेशन मैथ्स एलआर स्टैट्स पढ़ा है। स्टैटिस्टिक्स के अंदर आपने पढ़ा है मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशन। क्या आप मुझे बताएंगे कि विच इज द बेस्ट मोड ऑफ प्रेजेंटेशन? टेक्स्ट, टेबल और डायग्राम में से सबसे बेस्ट मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशन कौन सा होता है भाई? एनीबॉडी? एनीबॉडी? एनीबॉडी प्लीज टेल मी यार, which is the best mode of presentation? सर द बेस्ट मोड ऑफ प्रेजेंटेशन इज द टैब्यूलर प्रेजेंटेशन। ओम तिवारी ने सबसे पहले बोला, शिवाक ने भी बोल दिया है, जेडी, पीयूष, मुस्कान, निशा, क्या बात है भाई। और ये बात को लेके मैं बहुत भाई इंफेसिस देता हूं कि लाइफ में बहुत ट्रू है ये बात, बिल्कुल ट्रू है। स्टडी मटेरियल का ही कंटेंट लेके आया हूं, वर्ड्स को थोड़ा सिंपल बनाया है, लेकिन प्रेजेंट किया है टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करने से वही कॉन्सेप्ट जो बहुत बड़ा दिखता है ना भाई, वो यहाँ छोटा सा दिखने लगता है। अच्छा एक बात का और प्रॉमिस करता हूँ, जिनको नहीं पता उनको बता दूं, मेरा पढ़ाने का अप्रोच ऐसा भाई कि पहले हम स्टोरीज और एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं और अंत में अंग्रेजी के बारे में बात करते हैं। क्योंकि अगर हमने पहले अंग्रेजी के बारे में बात कर ली ना भाई, तो पूरा मजा खत्म हो जाता है पढ़ाई का। क्या मानते हो कि नहीं मानते इस बात को? तो पहले कॉन्सेप्ट, उसके बाद अंग्रेजी, है ना। पहले चीजों को समझ लिया, उसके बाद इंग्लिश पढ़ लेंगे, क्योंकि बाद में पढ़ना भी जरूरी है ना भाई, इंग्लिश भी पढ़ना जरूरी, लिखते भी तो आना चाहिए। ठीक है सर, डन है सर। और टेबुलर फॉर्म में रखने का रीजन ही है भाई कि आप लोगों को जो है रिवाइज करना, आप लोगों का जो है मतलब एक माइंडसेट मैप, माइंड मैपिंग जल्दी हो जाती है टेबुलर फॉर्म में रखने से। ठीक है जी। तो अभी मैंने सॉफ्ट कॉपी पहले चैप्टर की डाल दी है, बाद में जो भी लोग बैच को एनरोल करेंगे भाई, उनको फटाफट से जो है डिस्पैच हो जाएगा और हार्ड कॉपी भी मिल जाएगा। तो 2 वॉल्यूम्स रहेंगे। अभी आपको पहला वॉल्यूम डिस्पैच होगा, क्योंकि दूसरे वॉल्यूम पर काम चल रहा है, तो अभी आपको पहला वॉल्यूम डिस्पैच होगा, है ना। और एक और रहेगा PYQ RTP कंपाइलर, ये बच्चों को PDF फॉर्म में दिया जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत चेंजेस आते रहते हैं। तो इसके अंदर कुछ एडिशनल क्वेश्चंस होंगे और एक इंपॉर्टेंट चीज होगी, वो होगी समरी। समरी मतलब सर मैं क्या करता हूँ भाई, जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स आप उनसे भी पूछ सकते हैं, मैं ना एक पर्टिकुलर चैप्टर में आज तक जो भी क्वेश्चंस PYQ और RTP में आए हैं ना, उनकी एक समरी बना देता हूँ, जहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि हर क्वेश्चन में कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया है, क्या पूछा गया है और क्या स्पेशल पॉइंट है। तो ये समरी बहुत काम आती है बच्चों को। तो ये वाली बुकलेट मैं आप लोगों को PDF फॉर्मेट में दूंगा। ठीक है जी। अच्छा तो ये हमारे बैच के अंदर इंक्लूड रहेगा, मतलब बैच की प्राइस में इंक्लूड है, ये तीनों बुक्स आपकी इंक्लूड है, 2 वॉल्यूम्स ऑफ क्लास बुक और एक PYQ RTP कंपाइलर। सर क्या स्टडी मटेरियल भी हमको साथ रखनी पड़ेगी क्लास में अगर हम आपके नोट्स रेफर कर रहे हैं? जी नहीं, स्टडी मटेरियल पूरा उसमें इंक्लूड है। स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस भी इंक्लूड है, स्टडी मटेरियल के कॉन्सेप्ट्स भी इंक्लूड है आपकी क्लास बुक में। कौन सी बुक में? क्लास बुक में, करेक्ट है। चलो जी, आपको बुक्स कहीं ऑर्डर नहीं करनी है, जब आप बैच खरीदोगे ना तो आपका एड्रेस लिया जाता है, वहीं ऑर्डर डिलीवर होगा। हाँ मतलब डिस्पैच होने में थोड़ा टाइम लगेगा, 10 सितंबर तक डिस्पैच होगा। अभी हम लोग पहला चैप्टर तो हमारा PDF से ही करेंगे। इनफैक्ट मैं आप सभी को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आई नो दैट इज रॉन्ग, बट अभी क्या करें भाई, एकदम से सब चीज़ नहीं हो पा रही, बट मैं चाहता हूँ कि पहला चैप्टर कम से कम तुम प्रिंट करवा लो, भले ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करवा लो, कोई बात नहीं, तुमको जो हार्ड कॉपी आएगी वो तो कलर्ड आएगी, बट मैं चाहता हूँ कि जो पहला चैप्टर है भाई, जो मैंने आज अपलोड किया है, उसको प्लीज़ प्रिंट करवा लेना। ठीक है जी, तो फायदा रहेगा उससे। सर हमको कोई रजिस्टर या नोटबुक बनानी है क्या? बिल्कुल बनानी है भाई, जितना ज़्यादा लिखेगा इंसान कॉस्टिंग में, उतना ज़्यादा अच्छा नंबर लाएगा। तो क्लास बुक जो हमारी है, उसमें हमने इलस्ट्रेशंस, प्रॉब्लम्स, PYQ RTP के क्वेश्चंस लिए हैं, बट हर क्वेश्चन में हम क्रॉस रेफरेंसिंग की जगह देंगे और आपको सारे क्वेश्चंस अपनी हैंड राइटिंग से कॉपी में करने हैं। अगर आपने ये कर दिया ना, तो बाद में आपकी कॉपी आपके लिए एसेट हो जाएगी भाई। तो अपने हाथ से लिखा हुआ जो समझ में आता है ना, उससे बेहतर कुछ समझ में नहीं आ सकता। पूरी क्लास याद आ जाती है भाई अगर हमने अच्छे से लिखा होता है तो एवरी प्रॉब्लम ऑफ द क्लास बुक शुड बी सॉल्व्ड इन योर नोटबुक इन राइटिंग, और आपको क्रॉस रेफरेंसिंग भी करनी है क्लास बुक और नोटबुक की। ठीक है जी। तो एक बार मुझे कंफर्म करके बता दीजिए, क्या सभी लोगों को मेरी बात अच्छे से 100% क्लियर है? 100 वाला साइन डाल दीजिए लाइव चैट में, सो दैट हम लोग अब पढ़ाई शुरू करें। हमारी पढ़ाई मतलब एक्चुअली टॉपिक ना है, अभी तक जो मैंने बातें बताई वो भी जरूरी थी, बिकॉज इंडक्शन भी जरूरी होता है, बच्चों को ये पता होना चाहिए कि वो क्या करने वाले हैं, कुछ भी डाउट नहीं बचना चाहिए। और ये भी बता दूं मैं आपको कि बैच की स्ट्रेटजी से लेके या कॉस्टिंग की स्ट्रेटजी को लेके अगर आपके दिमाग में कोई डाउट रह जाता है ना, तो इस वीडियो के एंड होने के बाद कमेंट बॉक्स में डालना, क्योंकि अगर हम अभी डाउट सेशन चालू कर दिए ना, तो जिस ऑब्जेक्टिव से आए हैं वो पूरा नहीं हो पाएगा कि आज हमको बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग भी पढ़ना है, काफी कुछ। ठीक है ना। तो आपकी जो क्वेरीज हैं वो सॉर्ट आउट कर दूंगा, बहुत ज्यादा कोई कॉमन क्वेरीज आ रही होंगी तो एक शॉर्ट्स बना के डाल दूंगा। तो सिस्टमैटिक वे में करते हैं चीजों को,
आपका भी फायदा, आपका भी समय सही तरीके से यूटिलाइज होगा और मेरा भी। ठीक है, चलो भाई 100% बच्चों को मेरी बात अच्छे से क्लियर है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है यार। थोड़ा पानी वानी पी लो फिर मैं। सर पानी पी लो सर, कौन मना करेगा सर आपको, तुम भी पानी पी लो भाई, मैं भी पानी पी लेता हूँ। उसके बाद हम लोग जो है बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग शुरू करते हैं। कूल सर। क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत सही, अमेजिंग यार। तुम सभी लोगों का जोश देख के मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, और सच में मतलब क्या बताऊं, इतने दिन से क्लासेस नहीं हुई थी, इतना दुख हो रहा था अंदर से भाई। अब जाके वो आत्मसंतुष्टि जो होती है ना, एक पैशनेट टीचर होता है ना भाई, वो पढ़ाए बिना नहीं रह पाता यार, सच बता रहा हूँ। अगर टीचर पैशनेट है ना तो पढ़ाए बिना नहीं रह पाता। ओए ये कौन आ गया भाई, ये कौन आ गया, ये कौन आ गया भाई। चलो एक स्टोरी बताता हूँ मैं तुमको। ये ना अपने कारपेंटर करण भाई है। कौन है ये? कारपेंटर करण भाई। सारे लोग जल्दी से लिखो लाइव चैट में, ये है कारपेंटर करण भाई। भाई तुमको इन्वॉल्व होना एग्जाम्पल में, स्टोरी में इन्वॉल्व हो जाओगे, अपने आप को मैन्युफैक्चरर मान के मेरे साथ चीजें करोगे तो बहुत जल्दी समझ में आएगा। तो ये करण भाई कारपेंटर अपने। ठीक है, चलो। इनका ना एक बहुत बढ़िया सा वर्कशॉप है भाई, जहां पर वो फर्नीचर बनाते हैं। कारपेंटर हैं तो फर्नीचर ही बनाएंगे भाई, उसमें तो कोई सवाल ही नहीं। एमवी सर जैसे लग रहे हैं क्या? ये एमवी सर का यूरोपियन वर्जन है ना। इसकी फोटो लेके एमवी सर को जरूर टैग करना है इंस्टाग्राम में कि देखो सर हमको क्लास में पहले ही स्लाइड में एमवी सर मिल गए, लेकिन लगता है एमवी सर के बिछड़े भाई हैं। हाँ। हाँ, कारपेंटर करण भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी लोग कारपेंटर करण भाई को पहचान चुके हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर ये कारपेंटर है और अगर ये बिजनेस कर रहा है, ये बिजनेस का ओनर है, तो इसके सामने क्या प्रॉब्लम आती है एक, मैं बताता हूँ, सिचुएशन को समझना। करण भाई के पास एक कस्टमर आया, पोटेंशियल कस्टमर, मैं कस्टमर नहीं बोलूंगा, पोटेंशियल की भाई, अभी तो वो पूछने आया, पूछताछ करने जाते हैं ना अपन, तुमको कुर्सी बनवानी, सोफा बनवाना, तो पहले 4 जगह पूछोगे ना। तो ये सेलर है, ये कारपेंटर है, इसके पास एक कस्टमर आया, कहता भाई मेरे को इतने बाई इतने का सोफा बनवाना है, ये 4 चेयर बनवानी इस शेप की, और ये वाली क्वालिटी ऑफ वुड होना चाहिए। तो करण भाई से वो पूछते हैं कि यार कितने पैसे लोगे। तो करण कहता है कि मैं आपका एस्टिमेट निकाल के बताता हूँ आपको, 2-3 घंटे में फोन करता हूँ या कल तक बताता हूँ। तो कस्टमर कहता है ठीक है। तो अब करण भाई को करना क्या पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा करण भाई को अगर बताना है कि कुर्सी कितने में बेचनी है? तो सबसे पहले करण भाई को यह पता करना पड़ेगा कि जब वो कुर्सी बनाने जा रहा है तो उस कुर्सी को बनाने में उसके कितने पैसे लग रहे हैं। आई होप यू नो कि अगर बिजनेस है तो कॉस्ट लगेगी, और कॉस्ट से ऊपर में जब तुम बेचोगे तभी बिजनेस सर्वाइव करेगा, प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर तुम्हें कॉस्ट पता ही नहीं है तो तुम सामने वाले को प्राइस कैसे दोगे। आर यू गेटिंग मी क्या बोल रहा हूं? तो भाई सबसे पहले तो करण भाई को देखना पड़ेगा कि इतने बाय इतने का फर्नीचर बन रहा है तो इसमें कितनी लकड़ी लग रही है। इस लकड़ी को कार्विंग करके तुम शेप दोगे चेयर का और सोफे का, तो कार्विंग करने में तुमको लगेगा स्टाफ, तुमको लगेंगे और बहुत सारे वर्कर्स, उन वर्कर्स को कितनी सैलरी देना है। तुम अगर कारपेंटरी का वर्कशॉप चला रहे हो तो मशीन्स लगती हैं, बिल्कुल लगती हैं सर मशीन्स। तो वो मशीन्स का डेप्रिसिएशन कितना आना चाहिए, क्योंकि मशीन अगर तुमने एक बार खरीद ली तो उसका खर्चा तो तुमको वसूल तो करना पड़ेगा ना दोस्त। मशीन भले चल रही सालों साल तक। उसके बाद तुमने एक मैनेजर रखा होगा, तुम्हारे यहाँ चाय पानी आता होगा, अरे भाई खर्चों की तो लिस्ट ही खत्म नहीं होती। अब अगर मैं ऐसे मन में कैलकुलेट करने बैठ गया तो फिर तो काम खत्म। इसीलिए करण भाई को जरूरत पड़ रही है तुम्हारी। कौन हो तुम हो कॉस्ट अकाउंटेंट करण भाई की, समझे क्या। करण भाई तुमको सारा डेटा बताएंगे, तुम वो पूरा डेटा इकट्ठा करोगे और करण को कॉस्ट ऑफ दैट ऑर्डर निकाल के बताओगे। वो जो ऑर्डर आया है ना कस्टमर से, तो तुम कॉस्ट अकाउंटेंट करण को हेल्प करोगे ये पता करने में कि आप जो ये बेचने वाले उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है। कैसे पता करेंगे सर? सर हम सबसे पहले पूछेंगे क्यों भाई, कितनी लकड़ी लगने वाली है, कौन सी लकड़ी लगने वाली है, कितनी क्वांटिटी लगेगी, कितने पीसेस लगेंगे, क्या रेट की आती है। ऐसे करके तुमने मटेरियल का कॉस्ट निकाला, बराबर है। उसके बाद
तुम पूरा मेजर वेजर करोगे बढ़िया, ये जैसे बंदा है भाई, ये तुम्हारा स्टाफ का बंदा है, तो इसको भी तुमको पैसा देना पड़ेगा, जो प्लानिंग वैनिंग करता है, जो एक्चुअल वाला काम कर रहा है मशीन से, देखो ड्रिलिंग विलिंग का काम कर रहा है, इस बंदे को भी पैसा देना पड़ेगा तुमको। उसके बाद जो आरी चला रहा है, कटिंग वटिंग कर रहा है, मतलब इतने सारे स्टाफ है, इतनी सारी मशीन है, लकड़ी है। आर यू गेटिंग इट? ये तुम्हारा पूरा प्रेमाइज है, जहां पर देखो ये तुम्हारा वर्कशॉप है जहां पर काम चल रहा है। तो आर यू गेटिंग मी कि भाई ये कोई आसान काम नहीं है, जो अपन करण भाई को बोल रहे थे ना, या करण भाई जो मन में सोच रहे थे कॉस्ट निकालने, कोई आसान काम नहीं है। इट्स अ वेरी बिग थिंग। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता है, वैसे वैसे कॉस्ट को कैलकुलेट करना कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है, और जितना कॉम्प्लिकेशन बढ़ता जाएगा उतना उसको स्ट्रक्चर्ड करना पड़ेगा ताकि व्यवस्थित तरीके से हो पाए। समझ रहे हो मेरी बात को? आर यू गेटिंग इट? ठीक है, अब मेरी बात सुनना ध्यान से। मैं तुम्हारे सामने एक वर्डिंग लेकर आया हूं सबसे पहले सर, तो सबसे पहले हम लोग ये देखने वाले हैं कि कॉस्ट वर्ड का मतलब क्या होता है। व्हाट इज कॉस्ट? एक्चुअली जो कॉस्ट वर्ड है उसका मतलब क्या होता है? तो कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज गिवन अप इन एक्सचेंज ऑफ सम गुड्स और सर्विसेज। आज अगर करण ओनर है इस वर्कशॉप का, और करण को अगर बेचना है फर्नीचर बना के, तो सबसे पहले तो उसको ये पता करना पड़ेगा कि उसने अपने कितने पैसे खर्च किए उसको बनाने में। द रिसोर्सेज गिवन अप इन एक्सचेंज ऑफ सम गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे उसने जिससे बंदे से लकड़ी ली होगी उसको पैसा दिया होगा, इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स तुमने कुछ पैसा दिया, दैट इज मटेरियल। तुमने एम्प्लॉयज रखे हैं जो कटिंग वटिंग का काम कर रहे हैं, जो कार्विंग आर्विंग का काम कर रहे हैं, उनको तुमने पैसे दिए, तुमने उनसे एम्प्लॉयमेंट की सर्विसेज ली, तभी जाके तो तुम पता कर पाओगे कि उस चीज की कॉस्ट क्या आ रही है। आर यू गेटिंग इट? तो कॉस्ट वर्ड का मतलब होता है लागत। क्या होता है? लागत। अब ये लागत वर्ड के साथ ना आप थोड़ा रिलेट कर पाओगे, क्यों? क्योंकि तुम रियल लाइफ में भी यूज करते हो यार ये वर्ड। सर हम रियल लाइफ में यूज करते हैं वर्ड? हाँ करते हो ना तुम। लागत वर्ड का तुम यूज रियल लाइफ में करते हो। तुम जाते हो फर्नीचर वाले के पास, क्यों भैया कितने लगेंगे, इसके कितने हुए, इसका कितना लगेगा, तो कितना लग रहा है पैसा। समझ रहे हो? किसी चीज को करने में, किसी चीज को बनाने में कितना खर्च आ रहा है, दैट इज लागत, दैट इज कॉस्ट। लेकिन सब्जेक्ट को हम लोग प्यार से कॉस्टिंग 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 बोलते हैं। वैसे तो सब्जेक्ट का पूरा नाम अगर आप स्टडी मटेरियल में देखोगे तो वह कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और हम पूरा ही पढ़ते हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, लेकिन आप प्यार से कॉस्टिंग क्यों बोलते हो? तो अब मैं तुमको बताता हूँ कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है। कोई भी वर्ड के आगे आईएनजी लग जाता है, तो आप सबने इंग्लिश में पढ़ा होगा बचपन में, कोई भी जैसे कि साइकिल, साइकिल है साइकिल, तो अगर तुम साइकिल चला रहे हो तो तुम साइकिलिंग बोल देते हो, मतलब वर्ब हो जाता है, वर्ब। ये नाउन है तो ये वर्ब हो गया। समझते हो? इतनी अंग्रेजी तो समझते हो ना। वैसे अगर कॉस्ट नाउन है, कॉस्ट नाउन है, तो कॉस्टिंग वर्ब है। कॉस्टिंग क्या है दोस्त? वर्ब है। इसका मतलब कॉस्ट निकालना, द प्रोसेस, द स्टेप्स ऑफ कैलकुलेटिंग कॉस्ट या असर्टेनिंग कॉस्ट इज कॉल्ड एज कॉस्टिंग। तो कॉस्ट वर्ड का मतलब समझ गए, लागत, किसी चीज की क्या लागत है, और उस लागत को निकालने का जो प्रोसेस है या टेक्निक है, उस पूरी क्रिया को, उस पूरे वर्ब को हम क्या बोलते हैं? कॉस्टिंग। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है जी? यस सर, वेरी नाइस। तो एक वर्ड आपको यहां दिख रहा है असर्टेनिंग। मैं बता देता हूं असर्टेनिंग का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये वर्ड आपको बहुत बार देखने को मिलेगा। ASCERTAIN, असर्टेन। असर्टेन का मतलब होता है कैलकुलेट। जैसे हम लोग नहीं बोलते हैं कि कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ दिस, तो असर्टेन द कॉस्ट ऑफ दिस। तो थोड़ा सा फैंसी वर्ड है, लेकिन कॉस्टिंग में बहुत यूज होता है, तो आप सभी से उम्मीद है कि भाई आप इसको याद रखेंगे। असर्टेन इज वेरी सिंपल, इट मीन्स कैलकुलेशन। ठीक है? तो असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, सो द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग कॉस्ट इज कॉल्ड एज कॉस्टिंग। इज इट क्लियर टू यू? चलो भाई आगे चलते हैं। ये फर्नीचर वाला एग्जांपल हमने बढ़िया तरीके से देखा। अच्छा, ये सुपरवाइजर अंकल जानते हो आप इनको? ये जो मोबाइल में बात कर रहे हैं ना, पीछे सब लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ये उनको सबको सुपरवाइज करते हैं, उन सबको गाइडेंस देते हैं। कस्टमर से कई बार पूछते हैं, कस्टमर बोलता है कि नहीं इसको ऐसा नहीं ऐसा करवाओ, तो वो सारा बंदा, ये वाला बंदा करता है काम। चलो जी, अब मैं आपके सामने एक बढ़िया सा दूसरा एग्जाम्पल लेकर आने वाला हूँ। सुपरमार्केट जानते हो सब लोग? सुपरमार्केट जिसमें एक ही छत के नीचे बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, मतलब सुपरमार्केट। एक ही मार्केट में बहुत कुछ मिल जाता है। मोर हो गया, बिग बाजार हो गया, बिग बास्केट हो गया, जियो मोर हो गया, रिलायंस स्मार्ट हो गया, डी मार्ट हो गया। क्या आप सबको पता है इसमें से सबसे ज्यादा बेस्ट कौन सा चलता है? वैसे तो सब्जेक्टिव है ये चीज, लेकिन फिर भी मोर और लेस ज्यादातर एक है जो सबसे ज्यादा सक्सेस है। इन सब में एक सक्सेस स्टोरी है,
जिसको आज मैं डेप्थ में तुमको बताऊंगा कि वो सक्सेस क्यों है। एनी गेसेस गाइस, आउट ऑफ दीज ब्रांड्स विच वन इज मोस्ट सक्सेसफुल इन द फील्ड ऑफ सुपरमार्केट? देखते हैं भाई किसको अपने आसपास का नॉलेज है। डीमार्ट, बिल्कुल सही कहा लूसीफर तुमने, डीमार्ट, बिल्कुल मंजीत भाई, एब्सोल्युटली करेक्ट। खुशल कथन, बिल्कुल सही बात है सर, डीमार्ट। अब मैं आपको बताता हूँ डीमार्ट क्यों सक्सेसफुल है। अच्छा, पहले मुझे ये बताइए सभी लोग कि सुपरमार्केट का जो बिजनेस है, कि आज एक बिग बाजार खुला है, आज एक जियो मार्ट खुला है, रिलायंस मार्ट खुला है, क्या ये मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है या फिर एकदम परफेक्ट कंपटीशन है? पहले मेरे को इस बात का आंसर दीजिए आप लोग। ये जो सुपरमार्केट वाली इंडस्ट्री है, व्हाट डू यू थिंक, इज इट परफेक्ट कंपटीशन या फिर मोनोपोली चल रही है, ओलिगोपोली चल रही है? क्या लगता है तुम्हें? सर, कट थ्रोट कंपटीशन है। कंपटीशन बोल रहा है, वो कहता है मैं इतने रुपए में शक्कर दूंगा, वो कहता है मैं इतने में शक्कर दूंगा, चल ले। मैं एमआरपी पे इतने % डिस्काउंट दूंगा, मैं इतने % डिस्काउंट। अरे भाई, फुल परफेक्ट कंपटीशन, एकदम जबरदस्त वाला कंपटीशन। तो अगर कंपटीशन परफेक्ट है, मतलब प्राइजेस को डिसाइड करना बहुत ज्यादा तुम्हारे हाथ में है नहीं, कि तुम बहुत ज्यादा प्राइस हाई रख के और बहुत पैसा कमा लोगे। ऐसा होता क्या? तुम बताओ, ऐसा होता क्या कि बहुत ज्यादा प्राइजेस रख के तुम बहुत पैसा कमा लोगे? अरे मार्केट ही वैसा नहीं भाई, तुम प्राइस ज्यादा करोगे, लोग दूसरे के पास चले जाएंगे। तो आज अगर एक बिजनेस को सक्सेसफुल होना है तो बिजनेस को प्रॉफिटेबल होना बहुत जरूरी है। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस या सेल्स माइनस कॉस्ट विल गिव यू प्रॉफिट। अब मैं तुमसे ये बोल रहा हूं कि सेलिंग प्राइस को बढ़ाने का स्कोप तुम्हारे पास नहीं है। सेलिंग प्राइस को इंक्रीज करने का स्कोप तुम्हारे पास है क्या लाइफ में, इन दिस इंडस्ट्री? नहीं सर। सेलिंग प्राइस को इंक्रीज कर लूं मैं, ये स्कोप मेरे पास नहीं है। तो बताओ, अगर तुम्हें अच्छा बिजनेस क्रिएट करना है, अगर तुम्हें सक्सेसफुल होना है, तो कौन सा इकलौता ऑप्शन तुम्हारे पास बचता है? बताओ, विच इज द ओनली ऑप्शन विथ यू इफ यू कैन नॉट इंक्रीज योर सेल्स प्राइस? व्हाट इज द ओनली थिंग विथ यू टू इंक्रीज द वॉल्यूम एंड टू बिकम मोर प्रॉफिटेबल? कॉस्ट प्राइस को कम करना। जो चीज तुम जितने में कर पा रहे हो उसको और ऑप्टिमाइज करो, उसको और बेटर करो, उसको और सस्ते में करके दिखाओ। जितना ज्यादा सस्ते में करके दिखाओगे उतना प्रॉफिटेबल रहोगे और उतना साउंड हो जाएगा तुम्हारा बिजनेस। एंड दैट इज द रीजन बिहाइंड द डीमार्ट सक्सेस। कितने बच्चे एक्साइटेड हैं एक्चुअली इन डिटेल में जानने के लिए कि सर डीमार्ट ने ऐसे क्या काम किए जिसकी वजह से वो अपनी कॉस्ट डिक्रीज कर पाया? कितने बच्चे जानना चाहते हैं इस बात को, बताइए मुझे। आप सबको मैं बता दूं, मैं प्राउडली यहां पर बोलना चाहूंगा, प्राउडली भाई मेरी कंपनी तो नहीं है बट ठीक, फिर भी प्राउड वर्ड लगा दिया मैंने, कि ये कॉस्ट लीडर है इस मार्केट का, कॉस्ट लीडर। मतलब बाकियों से बहुत कम कॉस्ट में वो सेम चीज डिलीवर कर देता है लोगों को, बाकियों से कम कॉस्ट। कॉस्ट लीडरशिप है यहाँ पर डीमार्ट के पास, और इसी वजह से वो मोस्ट सक्सेसफुल है, मोस्ट सक्सेसफुल। चलिए सर डेप्थ में चलते हैं, डीप डाइव करते हैं डीमार्ट की केस स्टडी के अंदर। तो आप सभी ने ये चित्र तो देखा होगा आपके शहर में आसपास। वैसे मैं तो छोटी जगह से हूँ, यहाँ तो दूर दूर तक डीमार्ट नहीं है, लेकिन इतनी अवेयरनेस मुझ में है, मैं शहर जाता रहता हूँ और मैंने भी अपनी पढ़ाई जो है शहर से करी है, इसलिए आई एम टोटली अवेयर ऑफ दिस। और जो भी आप मेरे जैसे जो छोटी जगह से होंगे, अभी नहीं भी पता होगा, तो बहुत जल्दी जब आप आर्टिकलशिप में जाएंगे ना, तो आपको ये सब चीज़ें पता चल जाएंगी। डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? आपको बैड फील करने की जरूरत नहीं। आप डीमार्ट के अंदर मैं आपको लेके जा रहा हूँ, इस चित्र को अच्छे से देखो। आप कोई भी बड़े शोरूम में जाओगे, बिग बाजार में जाओगे या बेस्ट प्राइस में जाओगे या समथिंग एल्स, आप देखोगे ना इंटीरियर बड़ा तगड़ा रहता है, एकदम प्यारा इंटीरियर रहता है, ऐसी लाइटिंग वाइटिंग बेहतरीन वाली है। लेकिन डीमार्ट की रूफ देखो तुम, डीमार्ट की रूफ देखो, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है सर, ऐसी नॉर्मल सी है, स्टील स्टील का जो भी इन्होंने बना दिया वैसा है। अच्छा तुम शेल्फ देखो, शेल्फ शेल्फ देखो तुम, शेल्फ सर, शेल्फ भी बेसिक है एकदम, बहुत ज्यादा ऐसे तगड़े वाले शेल्फ नहीं है कि एकदम सुंदर सा दिख रहा है, एकदम चमक रहा है, लाइटिंग एकदम भड़कीली डाली हुई है, बिल्कुल नहीं सर, एकदम बेसिक। अच्छा तुम्हारे जो प्राइस के कार्ड लगे हुए ना, वो भी देखो तुम, प्राइस के कार्ड भी सिंपल से पेपर में प्रिंट करके डाले हुए हैं। देखो जहां भी तुमको प्राइस के कार्ड दिख रहे हैं, जैसे वहां पर वो कौन सा चीज वीज रखा हुआ है, टोस्ट रखा हुआ है वहां पर, टोस्ट, टोस्ट के पैकेट के ऊपर वो प्राइस का कार्ड जो रखा हुआ है, तुम अच्छे से देखो, सिंपल से पेपर में काले कलर से प्रिंट करके डाला हुआ है। क्या बात करो सर आप? हाँ, तो इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद भी सर ये क्या चिंदी पने चल रहे हैं? ये चिंदी पने नहीं है भाई, यही डिफरेंस क्रिएट करता है।
आज अगर तू किसी चीज की तेरी रिक्वायरमेंट है रेगुलर बेसिस में, जैसे आज मैं राशन रेगुलर बेसिस में लेता हूँ, किराना का सामान रेगुलर बेसिस में लेता हूँ, मेरे को नहीं मतलब कि जहां से मैं लेता हूँ वो कितना सुंदर है। ये कोई लग्जरी खरीदने थोड़ी आ रहा हूं मैं कि एकदम माहौल बनना चाहिए। ज्वेलरी की दुकान में जाते हो तो बात अलग है, तुम एक्स्ट्रा पैसा लेके जा रहे हो, दिखने में अच्छा लगना चाहिए, समथिंग लाइक दिस, इट्स ऑन लग्जरी। बट ये सब तुम डेली चीजें खरीद रहे हो यार, तुमको क्या करना, सामने वाले ने सुंदर शेल्फ में रखा है, बढ़िया लाइटिंग रखी, जो तुमको खरीदना है वो तुम खरीदोगे। पर सबसे ज्यादा जो मैटर करता है वो ये कि कौन कितने कम प्राइस में दे रहा है। एक जगह एमआरपी पे मिल रहा है और एक जगह एमआरपी से 5 रुपए भी कम मिल रहा है ना, तो तुम बोलोगे चल यार 4 कदम ज्यादा चल लेता हूँ, लेकिन एमआरपी से 5 रुपए कम तो मिल रहा है ना, फायदा हो रहा है मेरा। क्योंकि तुम इतना, तुम्हारे हाउस होल्ड के खर्चे हैं ये भाई, जितना बचाओगे उतना अच्छा है। और भारत में तो बिल्कुल चलना भाई, भारत में तो 2-2 रुपए के लिए लोग 2 किलोमीटर चल लें, तो यहाँ तो एमआरपी से कम मिल रहा है भाई, बिल्कुल जाएंगे, सवाल ही नहीं उठता। तो ये डीमार्ट की बहुत बड़ी खास बात है कि उसने अपनी जो स्टोर्स बनाए हैं ना, बहुत लो कॉस्ट में बनाए हैं। जबरदस्ती का इंटीरियर डेकोरेशन नहीं किया, जबरदस्ती की लाइटिंग नहीं डाली, जितना रिक्वायर्ड बस उतना, जितना असेंशियल है। क्योंकि हमारा मेन मिशन ये है कि हम आपको जो गुड्स देंगे वो एमआरपी से कम दाम में देंगे, बाकियों से कम दाम में देंगे, जो बाकी नहीं कर पाएंगे वो हमको करके दिखाना है। आई होप यू आर गेटिंग इट। अब आप एम्प्लॉयज को देखो भाई, डीमार्ट में आपको एम्प्लॉय मिल जाएंगे जो एकदम फटाफट फटाफट काम कर रहे होंगे, मल्टीपर्पज वाले एम्प्लॉयज होंगे। तो डीमार्ट जो अपने एम्प्लॉयज भी लाता है ना भाई, वो ऐसे बहुत हाईली क्वालिफाइड और हाईली पेड सैलरी वाले नहीं, बेसिक क्वालिफिकेशन से 10th पास 12th पास बेसिक ग्रेजुएशन सबको लेता है, लेकिन प्रॉपर ट्रेनिंग देता है, उनको प्रॉपर समझाता है कि कैसे शेल्फ को जमाना है, कैसे बिलिंग करनी है, ये सब पर उसने बहुत फोकस किया है। तो अननेसेसरी ऐसा नहीं कि भाई वो जो बिलिंग काउंटर में बैठा वो एकदम बेहतरीन दिखना चाहिए, सूट वूट पहना, टाई वाई पहना, ये सब मैटर नहीं करता भाई। अगर उस बंदे को तुम कम सैलरी दे रहे हो तो ओवरऑल कंपनी कम कॉस्ट में चीजें कर पा रही ना। अब यहाँ पर ऐसा मत समझना कि अरे यार ये तो गलत है सर, उसको कम पैसा दे रहे हो, ऐसा नहीं। जिसको जिसकी रिक्वायरमेंट, मतलब जो जैसी स्किल रखता है वैसा उसको दिया जाता है। लेकिन डीमार्ट की खास बात यह है कि वो कम कॉस्ट में एम्प्लॉय भी प्रोक्योर कर लेते हैं, कम सैलरी में। अब मैं कुछ और ऐसी बातें बताना चाहता हूँ जो चित्रों से नहीं पता चलेगी लेकिन डिस्कशन से पता चलेंगी। सबसे पहला सर, यूएसपी मतलब होता है यूनिक सेलिंग पॉइंट। सबसे पहली चीज ओनरशिप मॉडल। आपको पता है आपके जो भी बड़े बड़े मार्ट्स होते हैं ना, वो आपको मॉल में भी मिल जाएंगे, लग्जूरियस जगह पर मिल जाएंगे, लेकिन डीमार्ट ऐसा नहीं करता। डीमार्ट क्या करता है ना, डीमार्ट रुक के स्टोर्स खोलता है। बाकी जगह ना एकदम स्टोर जल्दी 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 खुल जाते हैं, डीमार्ट के स्टोर बड़े धीरे धीरे खुलते हैं भाई। बहुत आराम से किसी जगह पर डीमार्ट एक नया स्टोर खोलेगा, एकदम इंस्टेंटली नहीं खोल देगा, क्योंकि वो लैंड एक्वायर करता है। जनरली मैक्सिमम 80% केसेस में वो ओनरशिप मॉडल पे चलता है कि भाई मेरे को ना लैंडलॉर्ड पे डिपेंडेंट नहीं होना, मैं लैंड खरीदूंगा, अपना बनवाऊंगा, अपने हिसाब से बनवाऊंगा, ताकि बाद में रेंट जो बढ़ता है ना उसका भी दिक्कत ना हो। और कल को लैंडलॉर्ड बोल दिया कि खाली कर दो, खाली कैसे करेंगे भाई, मॉल के पास बनाएगा तो मॉल में बड़े हैवी रेट रहते हैं भाई। और डीमार्ट का जो फोकस है ना वो मिडिल क्लास है भाई, तो मिडिल क्लास वाले मॉल में नहीं आते ज्यादा। मैं भी नहीं जाता, मैं भी नहीं जाता भाई। क्यों क्यों अननेसेसरी पैसा देना, अपना काम बनता ना, अपना काम तो ऐसे ही बन जाता है नॉर्मल दुकानों से, तो क्यों जाए भाई वही सेम चीज के लिए ज्यादा प्राइस में। डीमार्ट ने इसी चीज को समझा कि लोगों के माइंड में एक परसेप्शन है कि मॉल में जाएंगे तो महंगा मिलेगा, तो मॉल में नहीं रखना हमको स्टोर, हम अलग से स्टोर रखेंगे जहां पर ज्यादा रेसिडेंशियल कॉलोनी हो, जहां पर रहवासी एरिया ज्यादा हो, ऐसी जगह में वो स्टोर बनाता है। कितना बढ़िया दिमाग लगाया। उसके बाद स्टोर की लोकेशन तो बता दी मैंने, प्राइजेस बिलो एमआरपी, ये सबसे खास पॉइंट है। बाकी सब चीजें इग्नोर कर दी जाती है। अगर तुम या तुम्हारी फैमिली भी डीमार्ट जाती है, सही से बताना, आप में से जितने भी लोग शहरों में रहते हैं और अगर डीमार्ट जाते हो तो सही से बताना क्या ये सबसे मेन रीजन है या नहीं जाने का, सही से बताना एग्री करके। नहीं है तो कुछ और बताना कि नहीं सर हम तो इसलिए जाते हैं सर क्योंकि वो ओनरशिप मॉडल में काम। अरे वो सब तुम्हें क्या करना भाई, सर हमारा सबसे मेन पर्पस क्या है, हम जा रहे हैं वहां पे 100 रुपए वाली चीज हमको 80 रुपए में मिल गई, क्यों नहीं जाएंगे यार, हम क्यों नहीं जाएंगे। हम लिस्ट बनाते चलेंगे, महीने में एक बार जाएंगे, रुक जाएंगे, जल्दीबाजी में नहीं खरीदेंगे, लेकिन सब डिस्काउंट में खरीद के लाएंगे। ठीक है चलो, उसके बाद बात आती है सर हमारी ह्यूज डिस्काउंट इन प्रोक्योरमेंट। अब आपको लगता होगा ऐसे कैसे डिस्काउंट दे रहा है सर, डिस्काउंट देगा तो लॉस में नहीं चली जाएगी कंपनी। जी नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। डीमार्ट क्या करता है ना, एक तो डीमार्ट भाई बल्क में खरीदता है, तो सर बल्क में तो बाकी स्टोर भी खरीदते हैं तो उनको भी डिस्काउंट मिलता होगा, नहीं। डीमार्ट में एक खास बात है, ध्यान से सुनना, ये उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे हैं, बाकी नहीं समझ पाएंगे इस बात को। देखो तुम बल्क में खरीदते हो तुमको डिस्काउंट मिलता है, एग्री करते हो सर, बिल्कुल मिलता है।
अरे पर तुम्हारे बाजू वाला मार्ट भी तो बल्क में खरीदेगा, उसको भी तो डिस्काउंट मिलेगा, फिर तुम कैसे सस्ता बेच पा रहे हो, वो क्यों नहीं बेच पा रहा? डीमार्ट ने क्या बोला? डीमार्ट ने देखा कि यार इंडस्ट्री में ना क्रेडिट पीरियड चलता है 3 हफ्ते का। सुनना सुनना, क्रेडिट पीरियड चलता है 3 हफ्ते का, मतलब आज मान लो जो मोर मेगा स्टोर है, मोर मेगा स्टोर ने मान लो पार्ले जी से डायरेक्टली प्रोक्योर किए बहुत सारे पार्ले जी के पैकेट्स, तो मोर मेगा स्टोर उनको 3 हफ्ते बाद पैसा देता है। क्रेडिट पीरियड मिलता है ना 3 हफ्ते का, 21 डेज का। लेकिन डीमार्ट क्या बोलता है, मैं अपने सारे सप्लायर को 1 हफ्ते में पेमेंट करूंगा, मैं अपने सारे सप्लायर को 1 हफ्ते में पेमेंट करूंगा। सप्लायर खुश कि भाई हमारा जो 21 दिन तक पैसा फंस जाता है वो अगर 7 दिन में मिल रहा है तो इस बंदे को ज्यादा डिस्काउंट दूंगा मैं, क्योंकि ये बंदा जल्दी पैसा पेमेंट करता है। बताओ क्या बाकियों से ज्यादा डिस्काउंट मिला डीमार्ट को कि नहीं मिला? क्या बात है सर। तो फास्टर क्रेडिटर पेमेंट। दूसरा, डीमार्ट ने ना इतना सोच समझ के अपने स्लॉट्स बनाए हैं चीजों को रखने के कि वो हर ब्रांड को रख लेता है, रीजनल ब्रांड को भी रख लेता है, नेशनल ब्रांड को भी रख लेता है, तुम्हें हर चीज मिल जाती एक ही रूफ के अंदर। और क्योंकि एक ही रूफ के अंदर हर चीज मिल जाती है और फुटफॉल भी बहुत होता है, बहुत सारे लोग आते हैं, तो कंपनीज वाले ना डीमार्ट को पैसा देते हैं किस चीज का, कि भाई हमारे आइटम को ज्यादा आगे डिस्प्ले करो, हमारे सामान को यहां दिखाओ, जहां पर लोगों की ज्यादा नजर जाए वहां हमारे सामान को रखो, हम आपको फीस देंगे उसकी, जिसको बोलते हैं स्लॉटिंग फीस। क्या बात है। और जो सबसे पहले मैंने चित्रों की मदद से तुमको समझाया था, लो इंटीरियर कॉस्ट, तो इंटीरियर की जो कॉस्ट है वो भी उसने लो रखी हुई है, जबरदस्ती का ताम झाम कुछ भी नहीं है। लेस एग्रेसिव मार्केटिंग, तुम कभी वैसे जबरदस्ती की मार्केटिंग नहीं देखोगे डीमार्ट की। डीमार्ट का क्या कहना भाई, हमारी जहां पर स्टोर है उसके आसपास के 5 किलोमीटर के रेडियस के लोग हमारे मेन कस्टमर है, तो जब भी वो कोई स्कीम या ऑफर लेके आता है तो आसपास में बड़ी सी होर्डिंग लगा देता है बस। जबरदस्ती के एड वेड कभी नहीं देगा डीमार्ट, जबरदस्ती की डिजिटल मार्केटिंग भी नहीं देगा। उसको पता है कि मेरे टारगेट कस्टमर कौन है और वो उनको कैसे पता चलेगा कि मैं कोई ऑफर लाया हूं, तो वो अच्छे से किसी चौक में होर्डिंग लगा देगा। इस तरीके से चीजें करता है। तो ये कुछ खास बातें हैं सर जो डीमार्ट करता है, जिसकी वजह से वो कॉस्ट लीडर बन पाया। अब आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या आप इस बात से एग्री करते हो कि इन द करंट बिजनेस सिनेरियो, मैं जो लिख रहा हूं उसको ध्यान से पढ़ना, इन द करंट बिजनेस सिनेरियो most of the business are in very high competition. Do you agree? आज के समय में सर बिजनेस वर्ल्ड इतना ज्यादा डायनामिक हो गया है कि हर इंडस्ट्री ऑलमोस्ट हाईली कॉम्पिटिटिव हो गई है। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं बताइए? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस कि सर बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव हो गया बिजनेस आज के समय में? सर बिल्कुल, वेरी हाई कॉम्पिटिशन। एग्रीड ना? तो डोंट यू थिंक यार कि कॉस्ट लीडर बनना अब तो सब चाहते हैं, सब कॉस्ट लीडर बनना चाहेंगे। और कॉस्ट लीडर इंसान तभी बन पाएगा जब वो कुछ ऐसे तरीके निकाले जिससे वो अपने यहाँ की जो कॉस्ट्स हैं, अपनी चीजों की जो कॉस्ट हैं, जो वो प्रोडक्ट बनाता है, बेचता है या सर्विसेज देता है, उसको मिनिमम कॉस्ट में डिलीवर कर पाए। तो मैं इस एग्जाम्पल की मदद से आप लोगों को कॉस्ट लीडरशिप की जरूरत महसूस करवाना चाहता था। कितने लोग अब महसूस कर पाए हैं कि सर आज के समय में हर इंडस्ट्री में कॉस्ट लीडरशिप को अटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। देयर आर एक्सेप्शंस जहां पर कॉस्ट लीडर इंपॉर्टेंस नहीं होता, जहां पर जैसे कि भाई तुम स्मार्टफोन में देख लो तो एप्पल अपना अलग क्लास बना के रखा हुआ है, तो वो महंगा लाता है, बाकी उसे काफी महंगा लाता है, वो एक्सेप्शन हो गया। पर मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, इन जनरल मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज आर हाईली कॉम्पिटिटिव एंड कॉस्ट लीडर बनने की सबकी इच्छा होती है। तो चलिए कॉस्ट लीडरशिप के बारे में बात कर लेते हैं दोस्त। क्या बोला था, स्टोरीज के बारे में बात करेंगे, एग्जाम्पल्स लेंगे, रियल लाइफ के लेंगे, उसके बाद अंग्रेजी पढ़ेंगे। अब तुम अंग्रेजी पढ़ोगे तो आराम से समझ में आएगा, तुमको कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉस्ट लीडरशिप implies producing the goods and provision of services at the lowest possible cost while maintaining the quality. डीमार्ट ने क्या तुमको गुड्स खराब दिया? क्या डीमार्ट तुमको एक्सपायरी वाला चीज बेचता था? नहीं सर, उसने ऐसी चीजों में ऑप्टिमाइजेशन किया जहां से ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट कम हो जाए, ऐसी जगह पर उसने डिस्काउंट्स लेकर आए, इसलिए अल्टीमेटली वो आपको सेम क्वालिटी की चीजें कम दाम में दे पा रहा है एज कंपेयर टू अदर्स। ठीक है, लेकिन सर कैसे कोई अचीव कर सकता है कॉस्ट लीडरशिप?
तो ये जो मैंने आपको पूरा एक एक चीजें बताई ना कि वो प्रोक्योरमेंट इतने सही तरीके से कर रहा था, मार्केटिंग ऐसे बढ़िया तरीके से कर रहा था, स्टोर खोलता है तो बहुत सोच समझ के खोलता है, ये उसका एक रोबस्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम है। रोबस्ट का मतलब होता है धासु, धासु। तो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम धासु होगा ना, धासु, भाई वो कॉस्ट लीडर बन सकता है और वो बिजनेस को और हाइट्स पर लेकर जाएगा। तो आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड दिस बेसिक टर्म्स, कॉस्ट, कॉस्टिंग एंड कॉस्ट लीडरशिप। और भाई अगर कॉस्ट लीडर बनना है तो कॉस्ट को मिनिमम करने की जरूरत पड़ेगी, और किसी चीज को तुम अगर सुधारना चाहते हो तो पहले उसको समझना भी तो पड़ेगा। जब तुम ये सीखोगे कि कॉस्ट कम से कम कैसे, मतलब कॉस्ट कैलकुलेट कैसे होती है, तब तो तुम ये सीख पाओगे कि कॉस्ट को कम कैसे करना है, कॉस्ट को सुधारना कैसे, इंप्रूव कैसे करना है। तो हमारा जो पूरा सब्जेक्ट है ना भाई, उसका नाम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इसलिए है क्योंकि कॉस्ट का मैनेजमेंट के साथ बहुत बड़ा रिलेशन है। क्या होता है, अकाउंटिंग एक पोस्टमार्टम वाली चीज है कि ये हो गया, इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दिया। लेकिन कॉस्टिंग एक ऐसी चीज है जो आपको बिजनेस में रियल टाइम में हेल्प करती है। अरे तेरे को पता भाई वहां पे वो चीज सस्ती हो गई, चल इसका ऑर्डर कैंसिल कर, वहां से खरीदते हैं, समथिंग लाइक दिस। इससे भाई बिजनेस की सर्वाइवल, जो बिजनेस अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा, कॉस्ट बहुत बड़ा मैटर करता है उसके अंदर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सुंदर बनाओगे तो उससे बिजनेस का ग्रोथ नहीं बढ़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो कॉस्ट का मैनेजमेंट में बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। इसलिए इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर हम लोग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होता है ये भी सीखेंगे, और कैसे कॉस्ट के कुछ ऐसे टूल्स हैं जो मैनेजमेंट हेल्प लेता है अपनी कॉस्ट रिड्यूस करने में। दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सब्जेक्ट। ठीक है, बिल्कुल लेंगे दीक्षांत भाई, ये कोई पूछने वाली बात है? दोबारा मत पूछना क्लोरमेंट, ठीक है? चल हर अटेम्प्ट के रिविजन चलेंगे जब तक है जहां, डोंट वरी। पर सही समय पे, है ना? थोड़ा सा इंतजार करिए, जो मैंने सीरीज चालू कर थी वो भी रिज्यूम होगी 1 से 2 दिन के अंदर, अनाउंसमेंट भी करूंगा उसके बारे में, डोंट वरी। चलो जी, अब एक बात बताना भाई, मजा आ रही है कि नहीं मजा आ रही है? दिल गार्डन गार्डन हो रही है कि नहीं हो रही है? जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं पानी पी लेता हूं तब तक। चलो बहुत अच्छी बात है यार, वेरी वेरी गुड, अमेजिंग। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अभी हम लोग क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं? अभी हम लोग बेसिक्स पढ़ रहे हैं, बेसिक्स। जब हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं तो हम ना काइंड ऑफ इसके अंदर कोई भी न्यूमेरिकल नहीं पढ़ रहे हैं, नो न्यूमेरिकल। तो अगर तुम बेसिक्स की 2-3 क्लासेस के बेसिस पे ये सोच लोगे कि अबे यार कॉस्टिंग में तो पता थ्योरी थ्योरी है यार सारी, यार कोई न्यूमेरिकल ही नहीं आता, तो आप गलत सोच रहे हो बेटा। क्योंकि जो कॉस्टिंग होता है ना, उसमें जब तुम बेसिक चीजों को समझ लेते हो फिर मजा आता है न्यूमेरिकल करने में। तो थोड़ा सा इंतजार करना न्यूमेरिकल्स का, न्यूमेरिकल्स जब आएंगे तो और ज्यादा मजा आएगा। थोड़ा समय ऐसे निकालना पड़ेगा, है ना? आप लोगों से जो है सहयोग की आशा रखता हूँ कि आप सिर्फ बेसिक्स के बेसिस पे पूरे चैप्टर को जज ना कर लें कि अरे ये तो प्रैक्टिकल बताए थे सर ने, ये तो प्रैक्टिकल लग ही नहीं रहा है, बताओ यार ऐसा थोड़ी होता है। तो ऐसे एलिगेशंस ना लगाएं भाई, तो अच्छा होगा। चलिए, तो अब मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं दूसरा टॉपिक, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। भाई जो कॉस्ट अकाउंटिंग तुम सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, क्या ऑब्जेक्टिव्स है तुम्हारे? क्या पर्पस, क्या ऑब्जेक्टिव मतलब काइंड ऑफ पर्पस, इससे क्या अचीव हो रहा है तुमको? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स यू वांट टू अचीव बाय यूजिंग कॉस्ट अकाउंटिंग? एक एक करके समझेंगे ऑब्जेक्टिव्स को। ठीक है सर, बताओ जल्दी से सर, कोई दिक्कत नहीं है। एक आध चित्र वित्र देखें क्या यार? सबसे पहला तो बहुत सिंपल है, मैं डायरेक्टली इसको पढ़ा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है सर। सबसे पहला होता है क्लरिकल वर्क। जो तुम लोग बड़े, मतलब तुम लोग जब प्रोफेशनल बन जाओगे, तुम जब जॉब करोगे तो तुम्हें ये काम करना नहीं है, तुमसे जूनियर्स करेंगे क्लरिकल। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए ना, अगर तुम किसी चीज़, कोई चीज़ तुम्हें पता ही नहीं है तो तुम अपने जूनियर्स को कैसे सिखाओगे? तो कॉस्टिंग के रिकॉर्ड्स कैसे बनते हैं, कॉस्टिंग का कैलकुलेशन मतलब कॉस्ट का स्टेटमेंट कैसे बनता है, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के खर्चों को कैसे बांटा जाता है, कॉमन खर्चों को कैसे अलोकेट अपॉर्शन किया जाता है, ये सब कुछ कहलाता है असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। तो कोई भी ऐसी चीज जिसकी तुम्हें कॉस्ट निकालनी है, समझना, कोई भी ऐसी चीज जिसकी तुम्हें कॉस्ट निकालनी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आज एक कंपनी है, लेट्स से लेंस कार्ड,
तो लेंसकार्ट ये कैलकुलेट करना चाहती है कि उसका एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट आया स्पेक्स का, तो वो कितने में बन के निकला कॉस्ट, तो वो उसका हो गया कॉस्ट ऑब्जेक्ट, तो उसकी कॉस्ट निकालना इज द असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। तो पहले हम इन जनरल असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट सीखेंगे सब्जेक्ट के अंदर। तो पहला ऑब्जेक्टिव हमारा होता है सब्जेक्ट का कि कैसे कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है विद डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स वी आर गोइंग टू अचीव दिस। ठीक है, तो जैसे आप मटेरियल चैप्टर अलग पढ़ोगे, लेबर चैप्टर अलग पढ़ोगे, फिर आप इनडायरेक्ट खर्चों का चैप्टर पढ़ोगे जिसको हम ओवरहेड्स बोलते हैं, फिर आपको एक बेसिक आइडिया लगेगा, फिर आप अंत में स्टेटमेंट बनाना सीखोगे कि कैसे फिर कॉस्ट का स्टेटमेंट बनाया जाता है, और फिर उसको इंडस्ट्रीज में कैसे अप्लाई करते हैं वो भी देखोगे। तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज अक्यूमुलेशन एंड असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। अक्यूमुलेशन क्यों लिखा हुआ है सर? क्या होता है भाई, ऑर्गेनाइजेशन में ना डिफरेंट डिफरेंट हेड्स में खर्चे बुक हुए हैं ना, जैसे आज वर्कर्स हैं तो बहुत सारे डिफरेंट वर्कर्स हैं, मटेरियल अलग अलग टाइप के मटेरियल आए हैं, लेकिन कोई पर्टिकुलर चीज बनाने, जैसे कैलकुलेटर बना होगा, केसीओ की फैक्ट्री में कैलकुलेटर बना होगा, तो उस कैलकुलेटर को बनाने में एग्जैक्टली इसके कौन कौन से खर्चे हैं जो इससे रिलेटेड हैं वो इकट्ठा करना पड़ता है अलग अलग सोर्सेज में से, उसको कहते हैं अक्यूमुलेशन। तो कलेक्शन ऑफ ऑल द कॉस्ट, इकट्ठा करना बोला ना मैंने, तो कलेक्शन ऑफ ऑल द कॉस्ट फ्रॉम द डिफरेंट रिकॉर्ड्स लाइक अकाउंट्स, इनवॉइसेस, अदर डॉक्यूमेंट्स, समथिंग लाइक, उसको बोलते हैं अक्यूमुलेशन। अब तुम खुद ही पढ़ के समझ गए होगे, ये तुम्हारा काम है नहीं, तुम सिर्फ इसमें एडवाइस देने वाले, भाई ऐसे नहीं ऐसे कर लेना, कि तुम्हारे अंडर में लोग काम करेंगे ना उनको बताने तो बनना चाहिए ना तुमको। अगला होता है सर असाइन। असाइन मतलब कभी कभी क्या होता है ना, कुछ खर्चे कॉमन होते हैं, तो मान लो 100 रुपए का खर्चा हुआ, उसमें से 30 रुपए का इसको बटना चाहिए, 50 का इसको बटना चाहिए, 20 का इसको बटना चाहिए, दैट इज असाइनमेंट, बंटवारा करना। और फिर लास्ट में आता है असर्टेनमेंट, की जिस चीज की तुम कॉस्ट निकालने बैठे हो उसका टोटल कैलकुलेशन करना, अरिथमेटिक कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट आइटम्स, कि मटेरियल कितने रुपए का लगा, लेबर कितने रुपए का लगा, कुल मिला के चीजों को इकट्ठा करके जोड़ना, दैट इज असर्टेन फाइनली। ठीक है, तो बहुत बेसिक सी बात है। अब सुनो भाई, आईफोन 15 लॉन्च होने वाला है, और एक सबसे बड़ी चीज जिसमें लोगों की नजर बैठी हुई है, कितने रुपए में लॉन्च होगा या कितने डॉलर्स में लॉन्च होगा, मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। तो भाइयों और बहनों मेरी बात ध्यान से सुनिए, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कॉस्टिंग का यूज सिर्फ कॉस्ट कंट्रोल के लिए, कम करने के लिए नहीं करती। उनको कॉस्टिंग सबसे पहले तो इसलिए करनी पड़ती है ताकि वो डिसाइड कर पाए कि वो जो प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे उनका क्या प्राइस रखना है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो कॉस्ट में जब प्रॉफिट जोड़ते हो तब सेलिंग प्राइस आता है। तो प्रॉफिट तो हो गया तुम्हारी डिजायर कि भाई तुम्हें कितना प्रॉफिट जोड़ना है, लेकिन कॉस्ट तो एक फैक्ट है ना कि भाई हाँ उसमें इतना खर्च लग रहा है। तो पहले इंसान कॉस्ट निकालता है, फिर प्रॉफिट जोड़ता है, फिर सेलिंग प्राइस डिटरमाइन होती है। तो एक और बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है सर कॉस्ट का, वो होता है डिटरमिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। यस, डिटरमिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। अच्छा, दूसरा प्रॉफिटेबिलिटी। सर प्रॉफिटेबिलिटी क्यों? अगर तुम ऐसे मार्केट में हो जो वो हाईली कॉम्पिटिटिव है, तो कॉस्ट का कैलकुलेशन करना इसलिए जरूरी है ताकि तुम ये जान पाओ कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को डिलीवर करने में, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बेचने में मुझे कितनी प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट जिसकी कॉस्ट निकाली जा रही है, जिसको तुम बेच रहे हो, समथिंग लाइक दिस। जैसे कैलकुलेटर है, ये कैलकुलेटर 340 रुपए का बिक रहा है, तो केसीओ कंपनी विल बी इंटरेस्टेड टू नो कि एक कैलकुलेटर उनको कितने का पड़ता है, सब बोलते हैं ना पड़ता, कितने का पड़ता खाता है। जब हम छोटे बच्चे थे, दोस्त दोस्त लोग घूमते, अरे तेरे को पता भाई ये समोसे वाला भाई 10 रुपए का समोसा देता है, 2-3 रुपए में तो इसका समोसा बन जाता है, ये आलू इतने का आया, ये मसाला इतने का आया, तेल इतने का आया, ये गैस इतने की आई, बहुत सस्ता पड़ता भाई। तुम भूल जाते हो कि उसने एम्प्लॉय रखे हुए हैं, तुम भूल जाते हो कि वो इतना हैवी हैवी रेंट पे कर रहा है, बहुत सारी चीजें तुम भूल जाते हो। इसीलिए कॉस्ट वाला सब्जेक्ट आया है कि तुम ऐसे गलत परसेप्शन में ना जियो कि अरे गजब बिजनेस मॉडल है भाई, पढ़ाई लिखाई करने का कोई मतलब नहीं, कल से अपन भी समोसा बेचते हैं। ऐसा नहीं होता भाई, समझ रहे हो ना मेरी बात को, क्या बोल रहा हूँ? तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को प्राइस डिसाइड करते नहीं बनता, तो प्रॉफिट निकालने के लिए भी तो उनको कॉस्ट निकालनी पड़ेगी ना। मतलब जिसको सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करना है वो अपनी कॉस्ट प्राइस निकालेगा, उसमें प्रॉफिट जोड़ेगा, तब उसको सेल्स प्राइस मिलेगा। और जिसका सेल्स प्राइस पहले से डिटरमाइंड है, तो सेल्स प्राइस में से वो प्रॉफिट माइनस करके कॉस्ट प्राइस निकालेगा। आई थिंक यहाँ पर मिस्टेक हुई है, यहाँ पर ऐसा आना चाहिए, सेलिंग प्राइस लेस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसको सुधार लेना भाई, मैं भी प्रिंटिंग वाले बुकलेट भेजने से पहले इसको करेक्ट कर लूँ। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। चलो
अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा सारे बच्चे, बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, ध्यान से। तो हमने अभी तक सर पहला ऑब्जेक्टिव पढ़ा था कॉस्ट को असर्टेन करना, ये पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट निकालेंगे तभी तो सेलिंग प्राइस डिसाइड कर पाएंगे, कॉस्ट निकालेंगे तभी तो प्रॉफिटेबिलिटी पता चल पाएगी। तो कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प्स अस इन डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। In a competitive business environment, selling prices are determined by the external factors, मेरे हाथ में नहीं होता। बट कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम तुमको कॉस्टिंग देता है, तुम्हें कॉस्ट प्राइस देता है, उससे तुम्हें ना ये पता चलता है कि रेट कैसे निगोशिएट करना है। आज मुझे एक बात बताओ, अगर तुमको पता ही नहीं होगा कि तुम्हारी चीज कितने की पड़ता खा रही है, सामने वाला अगर तुमसे निगोशिएट कर रहा है, तो तुम कैसे उसको जवाब दे पाओगे? जैसे आज वो एक्सक्यूज मी ब्रदर वाले होते हैं सरोजनी मार्केट में, एक्सक्यूज मी ब्रदर, इधर वॉलेट लोगे 500 रुपए का? मैंने बोला नहीं भाई 100 रुपए का लूंगा। अरे सर 100 रुपए तो बहुत कम हो गया। अच्छा एक काम करो सर, आप 200 रुपए का ले लो। नहीं भाई मैं तो 100 का ही लूंगा। बाद में मेरे को 100 का दे दिया, ऐसे दे दिया क्या, 300 वाली चीज 100 में दे दिया। उसको पहले से पता है कि उसकी कॉस्ट क्या है, उसको पता है उसकी कॉस्ट 80 रुपए या 70 रुपए जो भी है, तभी तो उसने मेरे को 100 में दिया ना, वरना वो 100 में कैसे देता? तो रेट निगोशिएशन करने के लिए भी तो कॉस्ट पता होनी चाहिए बंदे। गॉट इट और नॉट? जल्दी बताओ एवरीवन। ओ भाई तुमसे पूछ रहा हूँ, बताओ। गावा सर से सीखा है ना अपन ने तो ये अटेंशन ग्रैबिंग। ओ भाई तुमसे तुमसे हाँ तुम्ही से बात कर रहा हूँ। क्या क्या कहना है तुम्हारा? निगोशिएट करने जाओगे अगर तो कॉस्ट पता होनी चाहिए कि नहीं? मान लो तुम्हारा खुद का बिजनेस है, तुम कोई चीज बेच रहे हो, जैसे कपड़े वाले तो परेशान हो जाते हैं, लेडीज जाती हैं सत्यानाश कर देती दुकान का, फिर बाद में निगोशिएट अलग करती हैं। कितने का भैया ये सूट 1000 रुपए का? भैया 300 में दोगे क्या? अरे यार क्या बात होती है 300 में? फिर भी वो बंदा 500 रुपए तक में दे रहा है, क्यों? क्योंकि उसकी कॉस्ट प्राइस 400 की है, वो माइंड में उसके रहता है। समझ रहे हो ना? ठीक है सर, कूल। नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। अब मैं तुम्हारे सामने एक वर्ड लेके आ रहा हूं जिसको बोलते हैं सर हम लोग कॉस्ट कंट्रोल। अच्छा उसके पहले एक और एग्जांपल, एक और केस स्टडी के बारे में बात कर लेते हैं। आपको भी लोगो कौन सी कंपनी का दिख रहा है? नाम भी लिखा हुआ है, एयरटेल। टेलीकॉम इज अ हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट। आज अगर जियो प्राइस कम करेगा तो एयरटेल इज बाउंड टू रिड्यूस द प्राइसेस, करना ही पड़ेगा एयरटेल। तो ये एक ऐसे मार्केट में है जहां पर अगर उसको ये देखना है ना कि वो सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं, तो वो कॉस्ट प्राइस निकालेगा, मार्केट के प्राइस से कंपेयर करेगा और फिर आगे बढ़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो दो टाइप की इंडस्ट्रीज होती है, जैसे एप्पल है भाई, क्योंकि उसका डायरेक्टली कोई कंपटीशन में नहीं है, वो अलग ही सेगमेंट पे काम कर रहा है, तो प्राइस फिक्सेशन में उसको कॉस्ट का काम आता है। दूसरा एयरटेल है, उसको प्रॉफिटेबिलिटी निकालने में आता है वैसा। ठीक है, अब ये वाले एग्जाम्पल की मदद से मैं आप सभी लोगों को ना कॉस्ट कंट्रोल करके एक टर्म है वो समझाना चाहता हूँ। लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा सर डिटॉल का हैंड वॉश का एक सैशे जिसमें लिखा हुआ सुपर सेवर 99 रुपीज ओनली, और राइट साइड में आपको दिखेगा सेवलॉन। ठीक है, वहां भी 99 रुपीज आपको दिखेगा। डिटॉल को बनाने वाली कंपनी का नाम है रैकेट बैंक सर। है, ये तो पहली बार सुना सर। अच्छे से देखना डिटॉल का पैकेट कभी घर जाके, रैकेट बैंक सर करके एक है, हो सकता है मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ। और दूसरा सेवलॉन आईटीसी बनाता है। आईटीसी पता है ना, कलकत्ता में जिसका हेड ऑफिस है आईटीसी, तुमने शायद बीसीके में पढ़ा हो। ठीक है, तो मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहा हूँ, ये कोई रियलिटी नहीं, काल्पनिक स्टोरी है ये। पता चला तुम जाके नेट में सर्च कर रहे हो कि सर ने बताया सही है कि नहीं, तुम्हें समझाने के लिए काल्पनिक स्टोरी है। ठीक है, तो यू आर अ मैन्युफैक्चरर ऑफ सेवलॉन हैंड वॉश। मान लो कि तुम आईटीसी कंपनी के मैनेजमेंट में, तो सबसे पहले सभी लोग चैट बॉक्स में ये लिखिए कि मैं एक निर्माता हूं। है, ये क्या लिखवा रहे हो सर आप? तुम्हें फील करना पड़ेगा भाई कि तुम एक मैन्युफैक्चरर हो। तो इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिखो, आई एम अ मैन्युफैक्चरर, या फिर मैं एक निर्माता हूं। अगर आप ये लिखोगे तब तो फील कर पाओगे ना भाई, पहले लिखोगे तब ना फील कर पाओगे। तो लिखो चैट, लाइव चैट में कि मैं एक निर्माता हूं। और तुम क्या बनाते हो? मैं तुम्हारा प्रोडक्ट बता रहा हूं, तुम सेवलॉन का हैंड वॉश बनाते हो। ठीक है सर, सेवलॉन का हैंड वॉश बनाता हूं, एंड द मैन्युफैक्चरर ऑफ सेवलॉन हैंड वॉश। करेंटली जो कॉस्ट प्राइस पर यूनिट है, जो मेरा सैशे का एक पैकेट बनता है ना, एक पैकेट बनता है उसकी कॉस्ट जब मैंने निकाली एवरेज,
तो वो कॉस्ट आ रही है मेरी करीबन 120 रुपीज। 120 रुपए का मेरे ये पैकेट बन के निकल रहा है सेवलॉन का, ठीक है। और अभी मार्केट में प्राइस चल रहा है, सेलिंग प्राइस 160 पर यूनिट, ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। ये सेवलॉन की बात कर रहा हूं मैं। मेरा मेन कॉम्पिटिटर है डिटॉल, डिटॉल हैंड वॉश। डिटॉल हैंड वॉश जो है उसकी कॉस्ट प्राइस पर यूनिट है 80 रुपीज पर यूनिट, और सेलिंग प्राइस है 160 पर यूनिट, या मान लो 165 पर यूनिट। ये मैं बात कर रहा हूं आपसे प्री कोविड, प्री कोविड की बात कर, आई एम टॉकिंग प्री कोविड। ये पूरी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है ना, बट अगर आप इसमें पूरी तरह फोकस करके अपने आप को इन्वॉल्व करके समझते हो ना, तो आपको कॉस्ट कंट्रोल समझ में आ जाएगा। तो आप सेवलॉन हैंड वॉश के निर्माता हो और सेवलॉन का हैंड वॉश बनता है 120 रुपए प्रति यूनिट में और बिकता है 160 रुपीज पर यूनिट में। और प्री कोविड काल की अगर मैं बात करूं तो ये कॉस्ट स्ट्रक्चर था कि सेवलॉन वाले बनाते थे 120 का और बेचते थे 160 का, तो उनको प्रॉफिट मिल रहा था 40 रुपए का। और डिटॉल हैंड वॉश वाले जो है भाई, वो 165 रुपए में बेच रहे थे 80 रुपए का बना के। तो डेफिनेटली आपको समझ में आ ही रहा होगा कि डिटॉल वाले का अच्छा खासा मार्जिन है भाई, डिटॉल वाले का अच्छा खासा मार्जिन है। अब कोविड के पहले ना हैंड वॉश का इतना चलन नहीं था, मतलब था लेकिन एक मार्केट लिमिटेड था, छोटी जगह में, रूरल एरियाज में, छोटे टाउन्स में उतना हैंड वॉश का चलन नहीं था, साबुन से काम चल जाता। लेकिन कोविड के टाइम थोड़ा सा ट्रेंड चला भाई हाइजीनिक रहने का, तो डिमांड बढ़ने लगी। अब डिटॉल ने देखा भाई कि डिमांड तो बढ़ रही है, लोगों में वो जागरूकता आ रही है कि हमको भी हैंड वॉश खरीदना है, तो डिटॉल ने ये सोचा यार कि अब वक्त आ चुका है हाई वॉल्यूम बेचने का। तो डिटॉल ने दन्न से क्या किया, देखो भाई तुम चौंक जाओगे देख के, डिटॉल अपनी न्यू सेलिंग प्राइस अनाउंस करता है। डिटॉल अपनी न्यू सेलिंग प्राइस अनाउंस करता है, अब 165 रुपए वाला सैशे मात्र केवल ओनली 99 रुपीज। अरे भाई साहब, सेवलॉन के निर्माता हो तुम, तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक गई। सही सही बताना भाई, अगर तुम सेवलॉन के निर्माता हो और तुमको ये न्यूज सुनने में आती रात को, मार्च 2020 के महीने में, है ना, वो जिस दिन थाली वाली बजाई थी उसके एक दो दिन बाद तुमको ये न्यूज सुनने में आती है कि जो हैंड वॉश है डिटॉल का वो 99 रुपीज में आने वाला है, जो 165 में बिकता था। तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्यों? इसलिए खिसक गई, तब तुमको समझ में आया कि भाई साहब वो 165 में बेचता था, 99 कर दे, मतलब उसकी कॉस्ट कितनी कम होगी। मतलब मेरी फैक्ट्री में कितना गड़बड़ काम चल रहा है, मेरी फैक्ट्री में तो कॉस्ट कंट्रोल हो ही नहीं रही है। मैं तो 120 में उस चीज को बना रहा हूं भाई, मैं तो उस चीज को 120 रुपए में बना रहा हूं, वो अगर 99 में बेच पा रहा है मतलब उसकी कॉस्ट 99 से कम होगी। तो मैंने थोड़ा सा ना रिसर्च करने की कोशिश करी, मैंने थोड़ा सा रिसर्च करने की कोशिश करी, और रिसर्च करने के बाद मुझे ये पता चला भाई कि उसकी कॉस्ट मात्र 80 रुपीज है। अब मैं आपको बताता हूं, एज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ सेवलॉन मेरा सबसे मेन एम अभी क्या होगा पता? सबसे मेन एम तो मेरा ये होगा कि सबसे पहले तो मुझे भी प्राइस रिड्यूस करना पड़ेगा, नहीं तो मैं मार्केट से बाहर हो जाऊंगा। तो सबसे पहले तो मैंने भी 160 वाले को 99 रुपीज पर यूनिट ओनली कर दिया। आप पैकेट में देख सकते हो 99 रुपीज पर यूनिट लिखा हुआ, 199 करके 165 लिखते थे पहले तुम, अब 199 करके 99 लिख दिया तुमने। अगर तुम्हें भी मार्केट में रहना है तो तुम्हें भी 99 करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे कॉम्पिटिटर ने 99 कर दिया है। अब दूसरा काम क्या है? दूसरा काम यह है कि इंडस्ट्री में जो बाकी लोग हैं ना, करंट सिचुएशन के हिसाब से वो जितने में बना पा रहे हैं ना, तुमको भी उतने में बनाना पड़ेगा, नहीं तो तुम बाहर हो जाओगे। क्योंकि अगर तुम 99 में बेच रहे हो और तुम्हारी कॉस्ट प्राइस अगर 120 रह गई तो तुम तो लॉस में चलेगा ना, 21 रुपीज का लॉस हो रहा है तुमको। क्या ऐसे तुम लंबा खेल पाओगे? बताओ, क्या तुम ऐसे लंबे मार्केट में रह पाओगे? अगर तुम कोई चीज 99 में बेच रहे हो और वो तुम बना रहे हो 120 में, क्या तुम मार्केट में रह पाओगे? जी नहीं सर। तो मार्केट में सरवाइव करने के लिए सबसे पहले तुमको तुम्हारी कॉस्ट को उस लेवल पर लाना पड़ेगा जिस लेवल पर तुम्हारे कॉम्पिटिटर पहुंच चुके हैं। मार्केट में बड़ा नाम करना तो दूर की बात है, पहले मार्केट की बराबरी तो करो। ओ भाई सुन रहे हो, तुमसे बात कर रहा हूं, समझे? गया कि नहीं गया चेपा? फिर से बताता हूं, सुनो।
तुम इतना महंगा बना रहे थे, इतना महंगा प्रोड्यूस कर रहे थे क्योंकि शायद तुमने बहुत ज्यादा स्टाफ रखा हुआ था, शायद तुम मटेरियल सस्ता खरीदते नहीं थे, अच्छे से ध्यान नहीं दे रहे थे बिजनेस में। तुमको बोल रहा हूं तुम एक निर्माता हो, कम करो कॉस्ट तुम्हारी, ढूंढो तरीके कैसे कॉस्ट कम करना है, इसी को बोलते हैं कॉस्ट कंट्रोल। तो कॉस्ट कंट्रोल का मतलब होता है कि हम जो भी प्रोडक्ट, जो भी सर्विसेज डिलीवर कर रहे हैं, जो भी आउटपुट हमारा बेच रहे हैं मार्केट में, उसकी कॉस्ट को उस लेवल तक लेकर आना जिस लेवल पर इंडस्ट्री में बाकी लोग बैठे हुए हैं। क्योंकि अगर आप उस लेवल से ऊपर हो ना, तो फिर आप बहुत जल्दी मार्केट से बाहर हो जाओगे। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। मेंटेनिंग द डिसिप्लिन इन द एक्सपेंडिचर। अब तुमको बजट बनाने पड़ेंगे, अब तुम्हें लोगों को लगाम लगानी पड़ेगी, ओ भाई इससे ज्यादा खर्चा नहीं करोगे। अच्छा, इस टीम में कितने लोग काम कर रहे हैं? 20 लोग, जरूरत है उतने लोगों की? नहीं, चलो 5 लोगों को बाहर निकालो, दूसरी टीम में भेजो। डिफरेंट डिफरेंट मेजर्स ऑफ रिड्यूसिंग कॉस्ट तुमको ढूंढने पड़ेंगे। लेकिन अभी तुम्हारा ऑब्जेक्टिव पता क्या है? अभी तुम्हारा ऑब्जेक्टिव कॉस्ट लीडर बनना नहीं है कि तुम इतना सस्ता बना दोगे कि डिटॉल को भी वहां बाहर कर दो मार्केट से, इतना ज्यादा मार्केट कैप्चर कर लो। अरे वो तो बात ही नहीं कर रहा हूं अभी मैं। अभी तो मैं ये बात कर रहा हूं कि अभी तो तुम डिटॉल की बराबरी तो करके दिखाओ। डिटॉल वाला 80 रुपए में बना रहे हो, तुम 120 रुपए में बना रहे हो, पहले उतना करके दिखाओ। ठीक है, तो उसके लिए तुमको एक खर्चों में डिसिप्लिन लाना पड़ेगा कि इससे ज्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए। इंश्योर करो कि एक्सपेंडिचर आर विद द प्री डिटरमाइंड सेट स्टैंडर्ड। कोई भी पीरियड शुरू होने से पहले हम डिसाइड करेंगे कि इतने ही खर्च में हमको ये काम करके दिखाना है, विदाउट क्वालिटी कंप्रोमाइज। और अगर कहीं पर वेरिएशन आता है कि हमारा खर्चा ज्यादा लगा, तो उसको नोट करो, रिपोर्ट करो, उसके ऊपर एक्शन लो कंटिन्यूस बेसिस पे। ठीक है, तो ये 4 स्टेप्स हमारे काम करते हैं सर कॉस्ट कंट्रोल के अंदर। सबसे पहले हम लोगों को एक प्लानिंग करनी पड़ेगी और एक स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा कि इस बार मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं अगले महीने से जो सेवलॉन का एक हैंड वॉश है ना, 80 रुपए में बना के दिखाऊंगा। ये हुआ नहीं है, ये मेरी डिजायर है। सुनना, ये मेरी डिजायर है, ये मेरी इच्छा है। अगर मुझे भी मार्केट में बने रहना है तो मुझे भी डिटॉल की बराबरी में आना पड़ेगा, कॉस्ट कम करनी पड़ेगी। सेट स्टैंडर्ड्स। दिस इज सेट बिफोर इनिशिएशन ऑफ द प्रोडक्शन। मान लो अभी सितंबर का महीना चालू हुआ, तो सितंबर शुरू होने से पहले ये डिसाइड हो जाता है कि सितंबर में ये हमारा मिशन है, ये हमारा गोल है। दिस इज द डिजायर्ड कॉस्ट। समझे क्या? ये मेरी इच्छा है कि मैं इतना कम लेके आऊं। उसके बाद जब ये पीरियड खत्म हो गया, फिर अंत में तुम करते हो एक्चुअल को मेजर कि एक्चुअल में कितना आया। तो मान लो तुमने स्टैंडर्ड सेट किया था कि 80 रुपीज में बनाओगे और एक्चुअल में बन के निकला है 90 में। जो 120 में बन रहा था वो 90 में बन रहा है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, 10 रुपए अभी भी महंगा बना है ना। जो मैं सोचा था उससे 10 रुपए महंगा बना, लेकिन मैंने फिर भी इंप्रूवमेंट किया है, मैंने इंप्रूवमेंट किया है। ठीक है, अच्छा, फिर उसका ये कहना है कि जब तुम एक्चुअल मेजर कर रहे हो ना, उसी तरीके से मेजर करो जिस तरीके से तुमने स्टैंडर्ड सेट किए, तभी तो कंपैरिजन कर पाओगे ना। अब मान लो तुम ये 80 रुपए पर यूनिट निकाल रहे हो और यहाँ पर कॉस्ट बाद में निकाल रहे हो तुम 900 रुपीज पर लीटर या समथिंग लाइक दिस, तो कंपेरेबल नहीं होगा ना। तो अगर तुमने स्टैंडर्ड 80 रुपीज पर यूनिट सेट किया था, तो तुम्हारी एक्चुअल कैलकुलेशन भी पर यूनिट लेवल पर ही निकालो, तभी तो कंपेयर कर पाऊंगा ना मैं कि भाई कितना कम हुआ, कितना ज्यादा हुआ, कितना बच गया, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो परफॉर्मेंस शुड बी मेजर्ड इन द सेम मैनर इन विच द टारगेट्स आर सेट। अगला, कंपेयर करो दोनों को। सर दोनों को कंपेयर करता हूं, एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर किया स्टैंडर्ड से। उसके बाद आया डेविएशन। कितना आया डेविएशन? सर डेविएशन आया 10 रुपए पर यूनिट, अभी भी ओवर कॉस्टेड हो। मतलब तुमने जो सोचा था कि 80 में बनाओगे, उससे 10 रुपए अभी भी महंगा बना है। तो उसको नोट करो, उसको रिपोर्ट करो और अप्रोप्रिएट पर्सन उस पर एक्शन लेगा, उसकी अथॉरिटी लेगा, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, और जब ये सब हो जाता है उसके बाद एक्शन लेना है उसके ऊपर कि अब भाई 10 रुपए और महंगा हो, और क्या सुधारूं मैं, और कहां ऐसा एरिया है जहां पर इंप्रूव कर दूं ताकि खर्च कम हो जाए, ये भी देखूंगा। ठीक है सर, तो वेरिएंस जो आया है उसको नोट करके फर्दर उसको एनालाइज करोगे कि कारण क्या है भाई, क्यों महंगा पड़ा। मटेरियल महंगा आया था क्या? वर्कर को ज्यादा सैलरी पे हो गई, या ज्यादा वर्कर यूज हो गए, वर्कर एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे थे, छुट्टी ज्यादा ले ली लोगों ने, क्यों 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 महंगा पड़ रहा है, रीजन ढूंढो। एक चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, चैप्टर 13 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। उसमें यही सीखना है कि जब तुम्हारी प्लानिंग वाली कॉस्ट और एक्चुअल वाली कॉस्ट के बीच में वेरिएंस आता है तो उसकी रीजन क्या होते हैं, एनालिसिस। देखो यार, ये ऊपर के जो काम थे ना, ये तो क्लर्क लोग कर लेते हैं, लेकिन एनालिसिस वाला काम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है, एक प्रोफेशनल करता है। ये सबसे मेन काम है, इसीलिए इसके ऊपर एक डेडिकेटेड चैप्टर दिया हुआ है। ठीक है, और अगर
वेरियांस को एनालाइज करने के बाद तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि तुमने स्टैंडर्ड में ही कुछ गड़बड़ सेटिंग करी थी, तो स्टैंडर्ड को रिवाइज करो, सिचुएशंस को बदलो, जो भी तुमको अमेंडमेंट्स करने उसको करो। ठीक है, तो ये 4 स्टेप्स जो आपके सामने कलरफुल तरीके से दिख रहे हैं, सेट स्टैंडर्ड, मेजर एक्चुअल, कंपेयर बोथ और एनालाइज एक्शन, ये आपको करने का है। तो समझे भाई, ये वाले एग्जांपल को लिख लो स्टिकी नोट्स में आप, डिटॉल वर्सेस सेवलॉन, तो आपको याद आ जाएगा भाई कि कैसे डिटॉल बहुत बढ़िया स्थिति में था मार्केट में, सेवलॉन ने देखा कि डिटॉल ने एकदम से प्राइस रिड्यूस कर दिया, तब सेवलॉन को रियलाइज हुआ कि मेरी कॉस्ट बहुत ज्यादा जा रही है, तो अब मुझे भी उस लेवल तक कॉस्ट को लेके जाना है कि मैं डिटॉल की बराबरी कर सकूं। चलो अब मान लो, अब मान लो, अब मान लो आ चुका है अक्टूबर 2023 का महीना, और इस अक्टूबर 2023 में तुम्हारा सेवलॉन जो है और जो तुम्हारा डिटॉल है, दोनों ही बार बराबरी के टक्कर में चल रहे हैं। मतलब तुम एक बहुत अच्छे निर्माता हो यार, तुमने कॉस्ट कंट्रोल करके दिखा दी, अब तुम भी 80 रुपए में बना पा रहे हो और 99 में सेल कर रहे हो, डिटॉल वाला भी 80 रुपए में बना पा रहा है और 99 रुपीज में सेल कर पा रहा है। पर अभी मार्केट शेयर क्या है पता, अभी मार्केट शेयर 50% डिटॉल के पास है, और अभी मार्केट में जितने हैंड वॉश बिकते हैं उसमें 50% तुम्हारे भी बिकते हैं, क्योंकि तुम भी अच्छी क्वालिटी दे रहे हो, तुमने भी कॉस्ट कंट्रोल कर ली, तुम भी 99 में बेच पा रहे हो, जो लोग नहीं कर पा रहे थे वो मार्केट से बाहर हो गए। अब अगला अगला ऑब्जेक्टिव क्या है तुम्हारा? सर अब मेरा अगला ऑब्जेक्टिव है इसको और फर्दर रिड्यूस करना। अब मुझे डिटॉल को पछाड़ना है, मुझे मेरा मार्केट शेयर 60, 70%, 80%, 90% लेकर जाना है। लेकिन ये तभी संभव होगा, दिस इज पॉसिबल ओनली एंड ओनली व्हेन आई विल डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। क्योंकि जितना मैंने अभी किया ना, वो तो डिटॉल पहले से करके बैठा हुआ है। तुम 80 रुपए की कॉस्ट ले आए ना, शाबाश शाबाश मेरे शेर, लेकिन तूने खास क्या कर दिया इसमें? वो तो डिटॉल भी कर रहा था। अगर तुझे डिटॉल से आगे निकलना है, कुछ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा। तो अगर मैं कोई ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप्स लेता हूं कि मार्केट के जो स्टैब्लिश्ड वाले स्टैंडर्ड्स है ना वही ब्रेक कर दूं, कुछ एकदम टोटली नया करके दिखा दूं जिससे मेरी कॉस्ट और रिड्यूस हो जाए, तब मजा आएगा ना गुरु, तब दिल गार्डन गार्डन होगा पूरा वाला। तो अब तुम एम कर रहे हो कि इस 80 को और कम करके दिखाते हैं। जब 80 को मैं 75 या 70 में ले आऊंगा ना, तो मैं मेरा डिटॉल का जो ये हैंड वॉश का प्राइस 99 है ना, इसको 89 में बेचूंगा। जब मैं 89 में बेचूंगा और क्वालिटी भी सेम रहेगी, तो लोग डिटॉल की जगह सेवलॉन लेना पसंद करेंगे। बट ये तभी संभव है जब तुम और कॉस्ट रिड्यूस करके दिखाओ। कैसे करोगे, कैसे करोगे? अब आप मुझे बताइए भाई, क्या जो मैं कॉस्ट और फर्दर कम करने की बात कर रहा हूं, क्या ये इजी टास्क होगा? क्या ये एकदम बहुत ही आसान सी चीज होगी? अगर ये बहुत ही आसान सी चीज होती तो डिटॉल अभी तक कब का कर लिया होता। जब तुम इतनी मेहनत कर रहे थे और 120 से 80 तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, तो डिटॉल भी तो खाली नहीं बैठा था, वो भी तो अपने साइंटिस्ट को रिसर्च करने को बोल रहा था कि कोई ऐसा केमिकल ढूंढो कि हमारा हैंड वॉश और सस्ता हो जाए, कोई ऐसी मशीन बनाओ कि हम और कम कॉस्ट में प्रोड्यूस कर पाए। तुमको भी ऐसे कुछ करना पड़ेगा। लेकिन लेट्स सी भाई कि कौन ये इस चीज पर पहले अमल कर पाता है, कौन इस चीज को पहले ढूंढ पाता है, कौन कोई ऐसा स्टेप लेता है कि मार्केट ही बदल जाए। समझ रहे हो? तो जब कॉस्ट कंट्रोल हो जाती है, उसके बाद अगर तुमको फर्दर कॉस्ट घटाना है, तो उस अप्रोच को बोलते हैं कॉस्ट रिडक्शन, विच इज वेरी टफ। तो कई बच्चों को ना कॉस्ट कंट्रोल और रिडक्शन के बीच में डिफरेंस ही समझ में नहीं आता। उसी को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर तुमको जो है ये समझाया है। अब मैं तुम्हारे सामने एक और केस स्टडी ले रहा हूं, टेस्ला। कितने बच्चों ने टेस्ला का नाम सुना हुआ है? अगर सुना हुआ है तो जल्दी से बताइए, टेस्ला नाम सुनते ही आपको कौन सा वर्ड आता है आपके माइंड में? चलो बताओ। टेस्ला के बारे में मैं कुछ बात करूंगा और कॉस्ट रिडक्शन के कॉन्सेप्ट को उसके बाद बताऊंगा। पहले टेस्ला समझा देता हूं, उसके बाद कॉस्ट रिडक्शन, ठीक है? चलो लो भाई, सबसे पहले एलोन भाई याद आ गए, बैड बनी भी आ गए हैं। बैड बनी जी, स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल पर। अच्छा, सबने सब्सक्राइब तो कर दिया ना भाई? इतना तो कर ही दिए होगे, तुम लोग बोलने की जरूरत नहीं है। लाइक वाइक तो पता है मेरे को, अच्छा लगेगा तो करेगा इंसान, नहीं तो डिसलाइक मार के निकल जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। इलेक्ट्रिक व्हीकल, एलोन चाचा, ठीक है। तो जिन लोगों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल बोला भाई, आई रियली अप्रिशिएट यू, वेरी गुड। मैं उसी के बारे में बात करना चाहता हूँ।
आज से 20 साल पहले की बात है, 2003, जब टोयोटा ने एक इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च किया था, बहुत महंगा लॉन्च किया था, पर मजा नहीं आया था गुरु, कुछ कारणों से। क्या कारण था? एक तो बहुत महंगा था, दूसरा सर वो चार्ज करने के बाद सिर्फ 100 किलोमीटर चलती थी सर, फिर वापस से चार्ज करना पड़ता, तो दूर तक तुम ड्राइव नहीं कर पाओगे। तीसरा सर वो बैटरी ना सर लंबी नहीं चलती थी, बार बार बदलनी पड़ जाती थी, बैटरी खराब हो जाती थी, तो क्या करें भाई, क्या करें? तो बहुत सारी कंपनी सोचने लगी कि हम भी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाएंगे, हम भी बनाएंगे। सब लोगों ने सोचा कि हम करते हैं, लेकिन सबको वही प्रॉब्लम आ रही थी। बोले यार बैटरी तो बहुत महंगी आती है, कैसे कर पाएंगे? कोई दूसरे चैलेंज बता रहा, कोई कह रहा है कि यार इलेक्ट्रिक गाड़ी में पिकअप नहीं आता यार, परफॉर्मेंस नहीं आता, मजा नहीं आ रहा यार, क्या करें बताओ? तब टेस्ला बोला कि मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल लाऊंगा। जैसे टेस्ला ने बोला इलेक्ट्रिक व्हीकल लाऊंगा, तो बाकी कंपनी बोलने लगी अरे हम लोग 100 सालों से गाड़ी बना रहे हैं, ये नया बंदा है कहता है इलेक्ट्रिक व्हीकल लाऊंगा। हाँ, कर ले, चल कर ले, कर ले, तू कर ले, तू कर ले, नहीं नहीं तू भी ट्राई कर ले, चल। इधर हम लोग 100 साल से गाड़ियां बना रहे हैं, हम बेवकूफ है क्या? अगर ऐसा ही कुछ होता तो हम भी कर लेते। अगर यही सोच के एलॉन मस्क भी अगर गिव अप कर दिया होता तो कभी रिवॉल्यूशन नहीं आता ना। क्या रिवॉल्यूशन आया सर? सबसे पहले एलॉन मस्क बोला क्या प्रॉब्लम है? बैटरी ना, मैं ऐसी टेक्नोलॉजी बनाऊंगा बैटरी की, साइंटिस्ट लोगों को बिठा दूंगा कि ऐसी बैटरी बनाओ भाई लंबी चले, 400 किलोमीटर गाड़ी चलनी चाहिए, 300 किलोमीटर गाड़ी चलनी चाहिए, तो सस्ती बननी चाहिए बैटरी। कैसे बनेगी? चल मैं ही फैक्ट्री खड़ी कर देता हूँ बैटरी की। लो, गीगा फैक्ट्री बना डाली, बैटरी की फैक्ट्री बना डाली, ऐसी फैक्ट्री बना डाली जहां पर एकदम कम कॉस्ट में बैटरी निकल कर आ रही। प्रॉब्लम सॉल्व। हाँ तो ठीक है ना, अभी बैटरी निकाल के आ गए तो क्या हो गया? आज मैं यहाँ से गाड़ी लेके निकला हूँ, फिर कहाँ चार्ज करूंगा उसको? वापस घर आके चार्ज करूंगा क्या? पेट्रोल डीजल में नहीं, बीच में भरवा लेते हैं हम लोग। कोई बात नहीं, टेस्ला के चार्जिंग स्टेशन ले आता हूँ, पूरे यूएस में, पूरे कनाडा में चार्जिंग स्टेशन खड़े कर डाले। लो, चार्जिंग स्टेशन बना डाले, अपने ही चार्जिंग स्टेशन बनाए, उसकी भी टेक्नोलॉजी लेके और इंस्टॉल कर डाले, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क डाल दिया पूरा। तो क्या हो गया? महंगी तो होगी, कौन खरीदेगा? बहुत महंगी होगी। क्यों महंगी होती है गाड़ियां? आप सब लोग शोरूम से गाड़ी लेते हो ना, आप सब लोग शोरूम से गाड़ी लेते हो सर, बिल्कुल शोरूम से गाड़ी लेते हैं। तुम शोरूम से गाड़ी लेते हो तो बीच में डीलर का कमीशन आ जाता है, डीलर की कॉस्ट जुड़ जाती है, तो तुमको महंगी पड़ती है गाड़ी। टेस्ला ने बोला हम डीलर वाला काम ही नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हमारी फैक्ट्री से सीधे डिलीवर करेंगे आपके घर में गाड़ी। आप ऑनलाइन बुक करो गाड़ी, आपको टेस्ट ड्राइव करनी है, हम शोरूम बना के रखेंगे, लेकिन डीलरशिप नहीं, कमीशन बाजी नहीं। ऑनलाइन बुक करो, सीधे आपके घर में गाड़ी आ जाएगी, आप ऑर्डर करो, उसके बाद गाड़ी मिलेगी आपको। ये बढ़िया था गुरु, बीच का कमीशन कट गया, गाड़ी सस्ती हो गई। ये थी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी। तो टेस्ला ने क्या बोला कि हम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से और गीगा फैक्ट्री से चीजें भेजेंगे, यहाँ से बैटरी भेजेंगे, वहां से गाड़ी भेजेंगे, ऑनलाइन टेस्ला वाली शॉप में बंदे ऑर्डर करेंगे और सीधे कस्टमर के घर पे, सीधे कस्टमर के घर पे गाड़ी मिल जाएगी। या तो कुछ कुछ लिमिटेड फिजिकल स्टोर बना लेंगे, लेकिन डीलरशिप वाला फंडा नहीं करेंगे। डीलरशिप लाते तो महंगा हो जाता भाई। अब ये सब बोलने में बड़ा आसान लग रहा है, पर है बहुत टफ, लेकिन करके दिखाया। तो ये जो मैंने तुमको केस स्टडी बताई ना, ये एक ऐसी केस स्टडी थी जिसने पूरा मार्केट हिला दिया। तो कॉस्ट रिडक्शन इसी चीज पर बिलीफ रखता है। जो कॉस्ट रिडक्शन के पीछे की अप्रोच है ना सोचने की, वो यही है कि जो करंट स्थिति है उसको लेके तुम गिव अप मत करो। तुमको फॉक्सवैगन वाले ने बोला, तुमको सुजुकी वाले ने बोला, तुमको टोयोटा वाले ने बोला कि नहीं हो पाएगा भाई, नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम भी करके देख। अरे भाई तुम करके देख ली तो क्या हो गया? तुमसे नहीं हो पाया तो हमसे भी नहीं हो पाएगा क्या? तुम ये सोच के चल रहे थे ना कि बैटरी महंगी बनती है, उससे खरीदता हूं तो महंगी आती, मैंने खुद ही बैटरी बना दी। लो, तुम इसलिए बोल रहे थे ना महंगा पड़ता है कि डीलरशिप का कमीशन, लो मैंने डीलरशिप मॉडल ही खत्म कर दिया। तुम बोल रहे थे कि इलेक्ट्रिसिटी बैटरी वो चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कंट्री में, लो मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। अगर मैं भी तुम्हारे जैसे सोचता रहता कि ये नहीं है वो नहीं है, मैं भी जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है उसी के फंदे में बैठ जाता, उसी में फंस जाता, तो कभी नया कुछ कर ही नहीं पाता। आर यू गेटिंग इट? आर यू गेटिंग इट गाइस? बिल्कुल सर, बिल्कुल। सो कॉस्ट रिडक्शन एक और बेटर करने वाली चीज है। आप कॉस्ट रिडक्शन और कॉस्ट कंट्रोल में कंफ्यूज ना हो, क्योंकि कॉस्ट कंट्रोल तो आपको उस लेवल तक लाता है जिस लेवल तक बाकी लोग ऑलरेडी पहुंच गए, लेकिन कॉस्ट रिडक्शन आपको उस लेवल तक लेके जाता है जहां अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। अब अंग्रेजी बोलने में तो बहुत आसान है, लेकिन करना बहुत टफ है भाई, सीधी बात ये है। So it may be defined as the achievement of real and permanent reduction
इन द यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स। ऐसा इन्होंने क्यों क्लेरिफाई कर दिया पता? कई बच्चे क्या बोलते हैं, एक काम करता हूँ, पिछली बार 100 गाड़ी बनाई थी ना, इस बार 80 गाड़ी बनाऊंगा तो कॉस्ट कम हो जाएगी। अरे भाई, क्वांटिटी को कम करके तो कोई भी कॉस्ट कम कर सकता है, पर यूनिट कॉस्ट को कम करके दिखाओ। जैसे सेवलॉन वाले भी मान लो ये सोचे होते कि यार हमको ना पूरे पैकेट बनाने की 2 करोड़ रुपए की कॉस्ट आ रही साल भर की, एक काम करते हैं ना 25% कम पैकेट बनाएंगे तो 1.5 करोड़ में हमारा काम हो जाएगा। अरे भाई, इसको थोड़ी कॉस्ट रिडक्शन बोलते हैं, इसको थोड़ी कॉस्ट रिडक्शन बोलते हैं। तो ना तो क्वालिटी डाउन होनी चाहिए, ना तो सुटेबिलिटी डाउन होनी चाहिए। सुटेबिलिटी मतलब वो सेम चीज जो उसकी जिस चीज के लिए सुटेबल थी वो अभी भी सुटेबल रहनी चाहिए। इसी को बोलते हैं रियल कॉस्ट रिडक्शन, कि सब कुछ सेम रखते हुए अगर तुम कम खर्चे में कोई चीज कर पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट रिडक्शन अप्रोच। इट इज अ अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट वेयर इट इज बिलीव्ड दैट, एक फिलॉसफी है भाई, ये फिलॉसफी है कि देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ फर्दर रिडक्शन ऑफ द कॉस्ट। एक समय के बाद आके ना लोग रुक जाते हैं। जैसे सेवलॉन वाले, तुम मैन्युफैक्चर, तुमने क्या बोला, अब बढ़िया भाई डिटॉल की बराबरी कर ली अपन ने, अब बढ़िया चलेगा बिजनेस। ऐसा नहीं होता भाई, बिजनेस में कल फिर कोई नया मार्केट में एंट्री आएगा, फिर एक नया प्लेयर आएगा और वो और कम कॉस्ट में लाएगा, और फिर तुमको सोचना पड़ जाएगा। इसलिए तुम कभी भी रुको मत, हमेशा यही अप्रोच के साथ चलो कि और इंप्रूव किया जा सकता है, और रिड्यूस किया जा सकता है, कुछ तो किया जा सकता है। ठीक है, so no cost is termed as lowest and every possibility of cost reduction is explored here. फिर आता है वैल्यू चेन एनालिसिस। Each activity within an entity is segmented to analyze and identify value added and non value added activities. अभी एक वर्ड है वैल्यू चेन एनालिसिस, मैं आपको समझाता हूँ, बहुत काम की चीज है भाई। ये जो मैंने एग्जांपल दिया ना आपको डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क वाला टेस्ला का, उसका यही एग्जांपल, इसी का एग्जांपल ये कि आज लोग ये देख रहे थे कि यार गुड्स को कैसे सस्ता करें, गुड्स को कैसे सस्ता करें, वो तो है, लेकिन तुमको पता है अल्टीमेटली तुम्हारा गुड्स महंगा क्यों हो जाता है? क्योंकि तुम डीलर्स के थ्रू बेच रहे थे उसको। ऐसा कुछ सोचो ना यार कि डीलर को ना बेचना पड़े, ऐसा कोई तरीका निकाल लो कि ये स्टेप ही ना करना पड़े, तो खर्चा बच जाएगा। तो इस तरीके से एक मैन्युफैक्चरर जो होता है ना, जो भी एक्टिविटीज हो रही है उसके पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, फैक्ट्री में जो भी एक्टिविटीज हो रही है ना, उसको लाइन से देखता है, क्या इसकी जरूरत है, क्या ये कंपलसरी है, क्या इसके बिना काम चल जाएगा, क्या इसके बिना काम चल जाएगा, क्या अगर मैं इसको हटा दूं तो क्वालिटी सेम मेंटेन करते हुए काम हो जाएगा। ऐसे करके ना वो अपनी सारी एक्टिविटीज को क्लासिफाई करता है कि इसमें से कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो वाकई में काम की है, कौन सी ऐसी एक्टिविटी जिनको अवॉइड किया जा सकता है, जिनको हटाया जा सकता है। इसको बोलते हैं वैल्यू चेन एनालिसिस, कि कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है ना ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या वो कुछ वैल्यू दे रही है नहीं दे रही। अगर वैल्यू नहीं दे रही छोड़ो फिर। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट में आता है सर असिस्टिंग मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। तो कॉस्ट रिडक्शन एक ऐसी अप्रोच है, तो कॉस्ट रिडक्शन तो तुमने समझ लिया। अब आखिरी ऑब्जेक्टिव में आता हूं मैं। तो 5 ऑब्जेक्टिव थे। पहला ऑब्जेक्टिव हमने देखा कॉस्ट को असर्टेन करना, कैलकुलेट करना। दूसरा हमने देखा कि कैसे सेलिंग प्राइस डिटरमाइन की जाती है, कैसे प्रॉफिटेबिलिटी डिटरमाइन की जाती है, कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है, कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है, और कैसे, अब आखिरी पॉइंट पढ़ूंगा कि कैसे कॉस्टिंग जो है वो मैनेजमेंट को हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में। देखो भाई, कॉस्टिंग जो सब्जेक्ट है ना वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है आपको कि आपके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का कितना खर्चा आ रहा है, आपके पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का कितना खर्चा आ रहा है, प्रोडक्ट का कितना खर्चा आ रहा है, इस कस्टमर को अगर हम डिलीवर कर रहे हैं तो वो कस्टमर हमको कितने का पड़ रहा है, समथिंग लाइक दिस। तो बहुत सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कॉस्ट इज सप्लाइड टू द मैनेजमेंट। और जब मैनेजमेंट कोई भी डिसीजन लेता है ना, तो वाकई में यार कॉस्ट मतलब पैसा, लागत ना, तो उसको तो बहुत इंपॉर्टेंस दी ही जाती है। बाकी भी एस्पेक्ट होते हैं लेकिन कॉस्ट को बहुत ज्यादा इज्जत दी जाती है। तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग बाय प्रोवाइडिंग द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, वो हेल्प करता है मैनेजमेंट को प्लान करने में, इंप्लीमेंट करने में, मेजर करने में। आज फॉर एग्जांपल तुमने कोई नई ब्रांच खोली तुम्हारे बिजनेस की, तो पिछली वाली ब्रांच से जो तुमने सीखा ना, वो गलतियां तुम अगली ब्रांच में नहीं करोगे। उसी तरह अगर तुमने पिछले कॉन्ट्रैक्ट्स में कुछ गलतियां करी, उसमें यहां पर कॉस्ट ज्यादा लग गई थी, तुमने ये गलती कर दी थी, तो अगले वाले प्रोजेक्ट में वो गलती नहीं करोगे। तो वो इन्फॉर्मेशन अगर मेरे पास अवेलेबल होगी तभी तो मैं अगली बार और बेटर तरीके से इंप्लीमेंट कर पाऊंगा उस चीज को। ठीक है, चलो। तो एक रोबस्ट कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनल चीजें प्रोवाइड नहीं करता, एक्सटर्नल डेटा भी प्रोवाइड करता है। मतलब आपको आपका कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम ऐसा लाना है कि वहाँ जुगाड़ भी हो सके। जुगाड़ हो सके मतलब कुछ ऐसा तरीका लाओ यार कि हमें इंडस्ट्री में क्या बेस्ट चल रहा है ये भी पता चले। आज हम तो कर रहे हैं 120 को 110 ला रहे हैं, बट बाद में हमको पता चला रहे यार बाकी लोग तो 80 रुपए में कर रहे हैं, तो मैं तो भाई गलती कर रहा हूँ।
इसलिए हमको एक्सटर्नल चीजें भी पता होनी चाहिए। राइट एवरीवन? ट्रू सर। फिर से आप सभी लोगों को एक बात बताना चाहता हूं मैं, ये चल रहा है बेसिक्स, और जैसा कि मैंने बोला था स्टार्टिंग में कॉस्टिंग थोड़ा सा पेनफुल लग सकता है, लेकिन चिंता मत करिए सर, इवेंचुअली आपको मैं इस सब्जेक्ट से प्यार करवा के रहूंगा। तो अब जो हमने कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन पढ़ा है ना, उन दोनों के बीच में डिफरेंस समझेंगे। एक बार मैं फिर से आपको समझाता हूँ कॉस्ट कंट्रोल वर्सेस कॉस्ट रिडक्शन। देखो भाई, आपकी बॉटल 120 रुपीज की बन रही थी सेवलॉन की, फिर आपने बोला कि नहीं मेरे को डिटॉल से compete करना है, तो आप कॉस्ट प्राइस को लेके आए 80 में। बताओ यहां से यहां तक लाना जो है आपका, ये कॉस्ट की कंट्रोलिंग कहलाई, कॉस्ट कंट्रोल कहलाया या कॉस्ट रिडक्शन कहलाया? बताइए, यहां से यहां तक जो आप आ रहे हो दैट इज कॉस्ट कंट्रोल या कॉस्ट रिडक्शन? दैट इज कॉस्ट कंट्रोल, क्योंकि अभी तक तो तुम कहां तक ला पाए हो, इंडस्ट्री के बराबर ला पाए हो, इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड तक पहुंच पाए हो। अभी तुमने कुछ खास करके थोड़ी दिखाया है जो बाकी नहीं कर पाए थे। अब कल को अगर तुम इसको 80 से 74 भी ले आते हो ना, और डिटॉल अभी भी 80 में बैठा हुआ है, मतलब जरूर तुमने कुछ ऐसी मेहनत करी जो कोई और नहीं कर पाया, तो वो कहलाएगा कॉस्ट रिडक्शन। तो जहां कॉस्ट कंट्रोल खत्म होता है ना, वहां से कॉस्ट रिडक्शन शुरू होता है। सर लेकिन ये भी तो रिड्यूस करना कहलाया -40? नहीं ना, उसको मैथमेटिकली थोड़ी पढ़ना है भाई, उसको लॉजिक से समझो। जो सब कर पा रहे हैं वो तो तुमको करना ही पड़ेगा, वो तो कंट्रोलिंग है। तो कॉस्ट कंट्रोल मतलब होता है नहीं बढ़ने देना, मतलब मैं अपनी कॉस्ट को ऐसे लेवल पे ले आऊं कि वो बढ़े ना, बाकियों के बराबर ले आऊं, नहीं बढ़ने देना। और रिडक्शन का मतलब होता है और कम करना, इतना कम करना कि जितना कोई ना कर पाया हो। इसमें बहुत मेहनत लगती है, आसान काम नहीं है भाई। ठीक है, तो चलो भाई अब अपन लोग एक बार डिफरेंस बिटवीन पढ़ लेते हैं। अच्छा मैं आपको बता दूं, कम से कम 5 से 6 बार मई 18 से लेके अभी तक 5 से 6 बार ये सेम क्वेश्चन 5 नंबर का आ चुका है आपके एग्जाम में, थ्योरी क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। 5 से 6 बार पेपर में आ चुका, अभी भी आ सकता, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो कॉस्ट कंट्रोल एम्स एट मेंटेनिंग द कॉस्ट, 80 तक रखना, मार्केट से बाहर नहीं होना तो 80 तक रखना पड़ेगा, उससे बढ़ने मत देना भाई, ये अप्रोच है, दैट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोल कर रहा हूं मैं और बढ़ ना जाए, जो स्टैंडर्ड है कि बाकी लोग 80 में है तो मैं भी 80 में रहूं, उस लेवल तक अपने आप की सोच रखना, दैट इज कॉस्ट कंट्रोल। लेकिन रिडक्शन को देखो क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट रिडक्शन इज कंसर्न्ड विद रिड्यूसिंग द कॉस्ट, इट चैलेंजेस ऑल द स्टैंडर्ड। तुम 80 में कर रहे हो, अरे मैं 75 में करके दिखाता हूं, चलो, और उसको बेटर करने की कोशिश करूंगा। देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ रिडक्शन, ये माइंडसेट लेकर चलूंगा। सो दोनों में ना माइंडसेट का अंतर है बेसिकली, अगर बताऊं तुमको ना, दोनों में माइंडसेट का डिफरेंस है। चलो, कॉस्ट कंट्रोल सीक्स टू अटेन लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट अंडर एग्जिस्टिंग कंडीशन। भाई वर्तमान परिस्थिति को दिमाग में रखते हुए ना, ये सबसे कम है। मैं ये बोलता हूं वर्तमान परिस्थिति क्या होती है भाई, परिस्थिति को ही बदल डालो। बैटरी ज्यादा चार्ज नहीं हो पाती, चलो नई टेक्नोलॉजी लाते हैं बैटरी की। अरे इलेक्ट्रिक का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, कोई बात नहीं, मैं ही खड़ा कर देता हूं इंफ्रास्ट्रक्चर। थोड़ी रिवॉल्यूशनरी सोच आएगी ना, तो कॉस्ट रिडक्शन होगा, वरना नहीं होगा। तो सब कुछ जो अभी करंट सिचुएशन है उसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो कॉस्ट रिडक्शन जो है वो बोलता है नो कंडीशन इज परमानेंट, नो कंडीशन इज परमानेंट। हम इसको भी बदल के दिखाएंगे। इन केस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल आपका फोकस है पास्ट में, अरे तेरे को पता भाई टोयोटा तो ऐसे ही कर पाया था, तो अपन भी नहीं कर पाएंगे। मान लो जो टेस्ला के एम्प्लॉयज होते, अगर वो ऐसी चर्चा कर रहे होते, अरे यार वो लोग तो 100 साल से कंपनी चला रहे, वो नहीं कर पाए तो अपन कैसे कर पाएंगे यार, पास्ट के बारे में सोच रहे हो। अरे वो छोड़ो भाई, कौन कर पाया नहीं कर पाया उनको गोली मारो, अपन को देखना अपना कि अपन क्या कर सकते हैं फ्यूचर में। तो पीछे देखना ही नहीं मुड़ के भाई, अपना फोकस होना चाहिए प्रेजेंट और फ्यूचर में, इस प्रेजेंट को और बेटर कैसे बनाऊं मैं फ्यूचर में। कॉस्ट कंट्रोल इज अ प्रिवेंटिव फंक्शन, जैसा कि मैंने बोला प्रिवेंटिव मतलब बढ़ने नहीं देना, रोकना ना, रोकना, प्रिवेंट मतलब रोकना, मतलब कॉस्ट को बढ़ने नहीं देना। और करेक्टिव का मतलब क्या हुआ कि चलो भाई 80 रुपए तो पहुंच गए, उसको और सुधारने की कोशिश कर भाई, और फाइंड आउट कर कि तेरी ऑर्गेनाइजेशन में और कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो नॉन वैल्यू एडेड है, उसको भी बंद कर और कॉस्ट को कम करके दिखा, दैट इज कॉस्ट रिडक्शन, करेक्टिव फंक्शन। कॉस्ट कंट्रोल एंड तब हो जाता है जब तुम्हारे टारगेट अचीव हो जाते हैं। जैसे तुमने टारगेट रखा था ना 80 तक पहुंचना है, तुम पहुंच गए, कंट्रोल खत्म, अब कोई प्रॉब्लम नहीं, कंट्रोल्ड है तुम्हारी कॉस्ट। लेकिन कॉस्ट रिडक्शन का कोई विजिबल एंड नहीं है, कोई विजिबल एंड नहीं है। तो कॉस्ट कंट्रोल
जहां खत्म होता है कॉस्ट रिडक्शन वहां से शुरू होता है और उसका अंत कहीं नहीं है। समझे क्या सारे लोग भाई? बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप आपको बड़ा मजा आया होगा। अब मैं क्या करता हूं भाई, अंत के 10-12 मिनट में फटाफट शुरू से लेकर अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा ना उसको क्विक रिकैप करते हैं और उसके बाद बताइएगा भाई कि परम आनंद की प्राप्ति और संतोष ओपी हुआ या नहीं। सर संतोष ओपी मतलब? संतोष मतलब सेटिस्फेक्शन। तो अगर तुमको पढ़ के ऐसा लग रहा हो कि यू आर सेटिस्फाइड विद व्हाट आई टोल्ड यू, व्हाट आई डिलीवर्ड यू, देन यू कैन राइट संतोष ओपी। ठीक है, चलो सर। तो हम लोग पढ़ रहे थे सर इंट्रोडक्शन एंड बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज जिसकी कॉस्ट, मतलब कोई भी चीज अगर तुम खरीद रहे हो, कोई भी चीज बना रहे हो, कोई भी चीज तुम सर्विस दे रहे हो, तो उसको करने में तुम्हें कितना पैसा लग गया, दैट इज कॉस्ट, अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज गिवन अप इन प्रोवाइडिंग समथिंग। कॉस्टिंग का मतलब होता है उस चीज को कैलकुलेट करना कि कॉस्ट, कॉस्ट तो वो फाइनल आउटपुट है, जो वैल्यू है वो कॉस्ट है, लेकिन वो कैलकुलेट कैसे करनी है उस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं कॉस्टिंग। फिर आता है कॉस्ट लीडरशिप। तो मैंने आपको एक पूरा बोल सकते हैं केस स्टडी दिया डी मार्ट का, कुछ ऐसे पॉइंट्स बताया जिसकी वजह से डी मार्ट कॉस्ट लीडर बन पाया। तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू बी कॉस्ट लीडर यार। तो क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि यस, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सिस्टम अच्छा होना जरूरी है एक ऑर्गेनाइजेशन, राइट? नेक्स्ट, 5 ऑब्जेक्टिव हमने कॉस्ट अकाउंटिंग के पढ़े सर। सबसे पहला पढ़ा असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, कि कैसे कॉस्ट को असर्टेन किया जाए। असर्टेन मतलब कैलकुलेट करना। तो हम चीजों को इकट्ठा करते हैं, इनवॉइसेस, फिर असाइन करते हैं, फिर कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल करके, जो बड़ी चीज नहीं है। फिर हमने देखा कि भाई कॉस्ट कंट्रोल सिस्टम जो होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, सेलिंग प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए भी उसका बहुत बड़ा यूज है कि कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम होगा तभी तुम पता कर पाओगे कि तुम्हारा प्रोडक्ट कितने रुपए में बना है, और जब पता कर पाओगे कितने रुपए में बना है तभी तो पता कर पाओगे कि कितने में बेचना है। सिमिलरली प्रॉफिटेबिलिटी के लिए भी, सिमिलरली निगोशिएशंस करने के लिए भी बहुत काम की चीज है ये। बिल्कुल सर। फिर आते हैं सर कॉस्ट कंट्रोल में। कॉस्ट कंट्रोल के अंदर हमने देखा सर कि कैसे हम बेसिक लेवल तक, जहां पर बाकी लोग तो पहुंच चुके हैं, वहां तक अपनी कॉस्ट को नीचे लेके आना, कंट्रोलिंग में रखना। कंट्रोल मतलब स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ऊपर नहीं बढ़ने देना, दैट इज कंट्रोलिंग। तो जिसके अंदर आप स्टैंडर्ड सेट करते हो, फिर एक्चुअल मेजर करते हो, फिर दोनों को कंपेयर करते हो, अगर गैप मिला तो उस गैप के बारे में सोचते हो कि क्या रीजन हो सकते हैं और उस पर इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करते हो, एक्शन लेते हो। और रिडक्शन तो सर अलग चीज हो गई। जब कॉस्ट कंट्रोलिंग तुम्हारी हो गई, अब तुम अच्छा, तुम्हारा काम चल रहा है बढ़िया, अब तुम और बेटर होना चाहते हो, अब तुम मार्केट के लीडर बनना चाहते हो, अब तुम कॉस्ट लीडर बनना चाहते हो, तो तुमको कुछ इनोवेटिव करना पड़ेगा, तुमको कुछ ऐसा ढूंढ निकालना पड़ेगा जो आज तक किसी ने ना किया हो, दैट इज कॉस्ट रिडक्शन, रियल एंड परमानेंट रिडक्शन। तो एक अप्रोच है भाई मैनेजमेंट की, एक फिलॉसफी है कि कभी भी रुकना नहीं है, मेरे को हमेशा अपने आप को और बेटर करने की कोशिश करना है, स्टैग्नेंट नहीं होना, दैट इज कॉस्ट रिडक्शन। फिर अंत में हम लोगों ने देखा कि कैसे कॉस्टिंग से जो हमको इंफॉर्मेशन मिलती हैं वो मैनेजमेंट को प्लानिंग में, इंप्लीमेंट करने में, मेजर करने में, कंट्रोल करने में, इवेल्युएट करने में हेल्प करेंगी। लेकिन ये सिर्फ थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलेगा, जब पूरे सब्जेक्ट को पढ़ लोगे ना तब तुम एक्चुअली ये समझ पाओगे कि कैसे, ऐसी कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, मार्जिनल कॉस्टिंग करके चैप्टर है। उस मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर में पता तुम ये पढ़ते हो कि अगर तुम्हारी फैक्ट्री में सिर्फ 20,000 केजी मटेरियल बचा हुआ है और तुम्हारे 3 प्रोडक्ट हैं, तो कौन सा प्रोडक्ट तुम पहले बनाओगे और कौन सा प्रोडक्ट कितना बनाओगे जाके तुमको मैक्सिमम फायदा हो। तो ये कैलकुलेशंस भी हम सीखेंगे कि मान लो 3 प्रोडक्ट हैं एबीसी और 20,000 केजी मटेरियल बचा है, तो उस 20,000 केजी मटेरियल को कैसे इफेक्टिवली यूटिलाइज करूं कि मैक्सिमम प्रॉफिटेबल हो पाए मेरे लिए, कौन सा प्रोडक्ट कितना ज्यादा है कितना कम बनाओ कि मेरे लिए फायदेमंद रहे। इस तरीके से हम मैनेजमेंट को हेल्प करते हैं डिसीजन मेकिंग। तो हमारे जो एंड के 3 चैप्टर है ना, मार्जिनल, स्टैंडर्ड एंड बजट, ये मैनेजमेंट वाले चैप्टर्स हैं। और स्टार्टिंग के जो चैप्टर हैं हमारे, मटेरियल कॉस्टिंग, लेबर कॉस्टिंग, उसके बाद ओवरहेड्स एटसेट्रा, ये असर्टेनमेंट के चैप्टर हैं। और जो बीच के चैप्टर्स हैं वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक हैं कि सर्विस कॉस्टिंग में कैसे करना होता है, प्रोसेस बेस्ड इंडस्ट्रीज में कैसे कॉस्टिंग करनी होती है। इस तरीके से बहुत मजा आएगा भाई, अमेजिंग 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 सब्जेक्ट है, बहुत ही ज्यादा मजेदार सब्जेक्ट। और लास्ट में मैंने आपको एक ऐसा वीआईपी क्वेश्चन दिखाया जो बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है, कॉस्ट कंट्रोल वर्सेस कॉस्ट रिडक्शन। ठीक है जी, अब हमारे पास 9 मिनट बचे हैं और अब इस 9 मिनट में मैं आप लोगों के सवाल ले सकता हूं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर आपके दिमाग में भी कोई डाउट है बैच से रिलेटेड, पर्टिकुलरली ओवरऑल विश्वास बैच से रिलेटेड हो, या पर्टिकुलर मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, या फिर आपको कोर्सेज से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो पूछ सकते हो मुझसे। और बाकी जैसा मैंने आप सभी लोगों को बताया कि भाई हमारी टीम तो आपके लिए अवेलेबल ही है। तो ये जो आपको मैं नंबर दिखा रहा हूँ यहाँ पर,
उस नंबर पर आप खुद भी कॉल कर सकते हो, या फिर गूगल फॉर्म की लिंक डली हुई डिस्क्रिप्शन में, उस गूगल फॉर्म की लिंक को बस भर दो तो आपको कॉल बैक आ जाएगा। कॉल बैक का फॉर्म है वो, ठीक है। बिल्कुल यार आदर्श भाई, नवंबर 2023 वालों के लिए वन शॉट रिवीजन बहुत जल्दी अनाउंसमेंट लेके आने वाला हूँ मैं। और टोटल बेटा 15 चैप्टर्स हैं हमारे पास मंजीत, 14 प्रैक्टिकल चैप्टर्स और एक थ्योरी वाला। प्रखर वेरी गुड यार, अजीत भाई वेरी गुड, लुशिफर, देवव्यास। ऐप कब आएगा? बस यार 1-2 दिन में आ जाएगा। ऐप की सिस्टम रिक्वायरमेंट भी आ चुकी है, आई थिंक कल परसों तक में ऐप हम लॉन्च कर देंगे। और अरुण भाई डिस्काउंट तो है ना यार, तुम्हें नहीं पता क्या? जो बच्चे हमारी प्रीवियस एकेडमी से आए हैं, हालांकि अब तो मेरे को रिफंड की खबरें आ रही हैं और आई थिंक मैक्सिमम लोगों को तो मिल ही जाएगा, बट जब तक वो सारी चीज़ें क्लियर हो रही है तो आप 101 में जाके विश्वास बैच बाय कर लो और 1 महीने तक तो क्लासेस लेते रहो, तब तक तो सॉर्ट आउट हो ही जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है भाई। कॉपी पे कुछ नोटिंग करना है आज नहीं, जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे ना तब ज़्यादा मेन काम रहेगा। सर्विस कॉस्टिंग यस करवाऊंगा। अगर कोई ये पूछ रहा कि सर आपने सर्विस कॉस्टिंग पहले भी करवा रखा है यूट्यूब में तो फिर से करवाओगे? अब तो बैच में ही करवाऊंगा, यूट्यूब में नहीं, बैच में ही करवाऊंगा प्रॉपर, ठीक है। आर्ट इज एवरीथिंग देख तो सकते हो भाई, लेकिन अगर लाइव है तो लाइव देख लो, ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। धीरे धीरे बेटा आ जाएगा नेहा जी, आ जाएगा। देखो जैसे गौरव को आ गया है और कुछ लोगों को मेल्स आ रहे हैं, मेरे को लगता है कि अभी आप पढ़ने में फोकस करो और इवेंचुअली आपका रिफंड रिफंड सब आ जाएगा, ठीक है। चलो, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों मिलेगा आपको। लाइव 1 व्यू रहेगा और रिकॉर्डेड आपके पास 2 बार और पूरा बैच देख सकते हो। जैसे मान लो मेरा बैच है 160 आवर्स का, तो 480 आवर्स का तुमको वॉच टाइम मिलेगा, कि जैसे तुमने लाइव देख लिया पूरा, फिर एक बार 160 आवर्स देख लो, फिर एक बार 160 आवर्स। तो व्यूज का मतलब ये नहीं होता कि बंद चालू किया और व्यूज हो गया, वैसा व्यूज नहीं होता भाई। व्यूज का मतलब है टोटल वॉच टाइम, ठीक है। चलो बेटा, बोथ ग्रुप में हम लोग जो है 27,000 विदाउट बुक और 30,000 विद बुक दे रहे हैं उन बच्चों के लिए जिनको जेन्युइनली प्रॉब्लम है, जिनके पैसे फंसे हुए, ठीक है। चलो, हाँ बेटा निपुण भाई, बिल्कुल बिल्कुल निपुण जी। निपुण जी आप भी अपना एक्सपीरियंस बता दीजिए कि नवंबर 23 का बैच कैसा रहा था और आपको मज़ा आया था या नहीं, है ना जी। चलो, आर्ट इज एवरीथिंग देख तो सकते हो, लेकिन देर आर फ्यू चेंजेस, तो मैं रिकमेंड तो यही करूंगा कि लाइव कर लो, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें देखना है तो बाद में अमेंडमेंट जो है जनवरी में थोड़ा सा देखना पड़ेगा तुमको, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हो। तो ये टाइम टेबल है भाई, कल भी आपकी क्लासेस होंगी जैसा कि हमने बताया। फर्स्ट 10 क्लासेस यूट्यूब पर हो रही हैं, बढ़िया तरीके से आप देखिए, अच्छे से क्वालिटी को जज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अपना फीडबैक भी दीजिए, आपको आज की क्लास कैसी लगी ये भी मुझे बताइएगा, और क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं ये भी बताइएगा। तो कल वापस से, कल तो मैं नहीं मिलूंगा, कल सैटरडे है ना, कल आपको एमवी सर मिलेंगे, मैं वापस मंडे को मिलूंगा आपको। तो मेरे डेज हैं मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, और एमवी सर ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। बाकी टाइम टेबल तो मैंने आपको बता ही दिया था, है ना जी, कि 9 AM to 11:30 AM तेजस सर फॉर एडवांस अकाउंटिंग, 11:45 to 1:45 लॉ का है, जिसमें साइमल्टेनियसली दीपिका मैम भी लाइव रहेंगी और आईजी सर भी लाइव रहेंगे। और फिर लंच ब्रेक, फिर 2:45 PM से 5:15 तक विवेक गाबा सर फॉर टैक्सेशन, और मोनीस वोरा सर ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे और एफएमएसएम, और प्रणव मतलब मैं कॉस्टिंग 5:30 to 7:30 सेम टाइम। मैं 3 दिन हफ्ते में और 3 दिन एमवी सर हफ्ते में, मैं मंडे वेडनेसडे फ्राइडे और एमवी सर ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, ठीक है जी। चलो, नहीं पॉज करने से वॉच टाइम काउंट नहीं होता बेटा, एक्चुअल में वॉच करने से काउंट होता। मैं तुमको ये बता रहा हूँ ना, जो भी हम दे रहे हैं ना, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तुम उसको यूज भी नहीं कर पाओगे, तुम जबरदस्ती का ना, वो क्या है तुम्हारा ऐसा माइंड में परसेप्शन बन गया इसलिए तुम लोड ले रहे हो, एक्चुअली ऐसा है ही नहीं। इंडस्ट्री में हर जगह जाके देख लो तुम, 1.5 या 1.8 दिए जाते हैं, हम तो 3 व्यूज दे रहे हैं। तो चिंता मत करो तुम लोग बिल्कुल भी, ठीक है। ओके जी, वेरी गुड। पहली बार आपको शर्ट में देखा, कैसा लग रहा हूँ मैं शर्ट में, मजा आया? ठीक है, चलो। तो यार इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएंगे आप लोग, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जो प्रीवियस एकेडमी में हैं, जो अभी भी लोड ले रहे हैं, उनको ये समझाओ भाई कि देखो इनिशिएशन तो हो गया रिफंड्स का, तो हो जाएंगे रिफंड्स, अभी पढ़ने में ध्यान दें सारे लोग। तो लिंक्स को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं, ठीक है जी। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप फीडबैक जो है दूसरों को भी दें, और मुझे भी बताएं कि हम सेशन में क्या इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है एवरीवन। टेस्ट सीरीज का बेटा अलग से रहेगा, ये इंक्लूडिंग बुक्स वाली प्राइजेस हैं, टेस्ट सीरीज अलग रहेगी। मैं आपको अल्टीमेट सीए की वेबसाइट दिखा देता हूँ ना, डोंट वरी लो। तो आपको सिंपली क्या करना है, ultimatec.com पर जाना है। वैसे अल्टीमेट सीए का टेलीग्राम चैनल और अल्टीमेट सीए का इंस्टाग्राम चैनल, फेसबुक, सब कुछ डिस्क्रिप्शन पर डाला हुआ है ना। तो जो भी सोशल मीडिया आप यूज़ करते हो जाके ज्वाइन कर लेना। जैसे ये देखो आप आए,
ठीक है, ये देखो ग्रुप 2 कॉम्बो 101 वाला, फिर ग्रुप 1 कॉम्बो, ग्रुप 1 कॉम्बो, जिसको श्योर ही है भाई कि लेना है वो तुरंत ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से आप कोर्स सिलेक्ट कर सकते हो, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फिर उसमें जाके सब्जेक्ट का भी फिल्टर मार सकते हो। जैसे ये कॉम्बो हो गए, मान लो तुमको इंडिविजुअल सब्जेक्ट का लेना है तो सब्जेक्ट में जाके यहाँ कॉस्ट सिलेक्ट कर लो, देखो कॉस्ट क्या आ जाएंगे, ये देखो बढ़िया दिख रहा है, कॉस्टिंग विद हार्ड बुक्स, है ना, अच्छा लग रहा है। तो लाइव स्ट्रीम वाला भी ऑप्शन है और तुम्हारे पास वो वाला भी ऑप्शन है, गूगल ड्राइव वाला भी। ठीक है जी, गुड सर। थोड़ा वॉल्यूम इंक्रीज करना है कल से, ठीक है भाई, वॉल्यूम इंक्रीज कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और शुभम तिवारी जी, थोड़ा सा आप बाकी लोगों से बात करिए, आपको पता चल जाएगा, मैं यहाँ पर तो नहीं बता सकता कुछ भी, लेकिन चीज़ें आगे बढ़ने लगी है ना। फाइन सर, आप लोग अपना हेल्पलाइन का जो भी तरीका होता है वहाँ से रेस करिए, आपको भी फटाफट पता चल जाएगा वो चीज़। तो चलिए भाई, थैंक यू सो मच एवरीवन, और अब जो है साइन ऑफ करने का समय आ चुका है। और भी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एग्जाम्पल कर मैं लेने वाला हूँ आपके लिए, स्लाइड्स आपका इंतजार कर रही हैं। आई होप आज भी जो एग्जाम्पल्स आपने लिए उससे आपका जनरल नॉलेज भी बढ़ा होगा और साथ में आपको जो है संतोष ओपी भी हुआ होगा। ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू ऑल। मिलते हैं मंडे को 5:30 बजे। टेक केयर गाइस।